हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के आगे फिर से हम लोग को टॉपिक आगे बढ़ाने का फिर से अगला मौका मिला है। फिर से जैसा कल हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, फिर से सेम इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहेंगे। एनसीईआरटी की जो किताब होगी अपने पास में ज़रूर ओपन कर लीजिए, उसके लाइंस पर जरूर नज़र बना के रखिए, एक ब्लैंक पेज भी जरूर रखिए। जो पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रोवाइड किया है, जिसमें मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है भी, लेकिन समझने में आपको दिक्कत थोड़ी इसलिए भी आ रही है क्योंकि उस पोर्शंस को भी हम लोगों ने पढ़ना बाकी है, आगे करना बाकी है। तो उम्मीद करते हैं जैसे जैसे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चले जाएंगे, वो पोर्शन भी आपको समझ में आने लगेगा। और उसे मैंने काफ़ी शॉर्ट नोट्स में बनाया है। दैट मीन्स उसमें आपको इमेजेस कुछ ज़्यादा दिख रहे होंगे, सिर्फ लेवलिंग्स दिख रहे होंगे। और उस चीज़ को जब यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ में आपको कोई कई सारे चीज़ लाइंस आपको खुद ब खुद ऐड भी खुद ब खुद करने होंगे, है ना। क्योंकि हर एक लाइन जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर लाइन को वहाँ पर लिख पाना मेरे लिए भी संभव नहीं था और ना ही आगे होगा भी, है ना। तो बेहतर होगा कि आप लोग उसे देखें। सेम इमेज को अगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है तो आप उसको फिर से ड्रॉ भी करें। लेबलिंग ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन उसके आगे जो लाइंस आपको मिसिंग लग रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वहाँ नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, आप उसे खुद लिखें भी। दो चार छोटे छोटे जो शॉर्ट कोड्स मैंने उसमें इस्तेमाल किए थे, उसमें लेकर आपको प्रॉब्लम्स थी, उसको मैं पहले आपको दूर कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने कई जगह पर वहाँ पर सी लिखा होगा, सी के ऊपर एक लाइन लिखा होगा, सी के ऊपर एक लाइन, अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिले, दिस इज कॉल्ड विथ। इसको मेडिकल टर्म है, डॉक्टर्स की भाषा है, मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा इसमें चल जाता है। तो सी के ऊपर अगर आपको लाइन कहीं भी मिले तो दिस इज कॉल्ड विथ, और अगर आपको सी के नीचे अगर कहीं भी लाइन मिले, दिस इज सेड एज विच। इसको हम लोग विच पढ़ा करते हैं, है ना। तो ऐसे अक्सर शॉर्ट कोड्स आपको वहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक ही बार मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसे हम लोग विच पढ़ेंगे, जहाँ भी मैं इसे लिखूँ, इसे जहाँ भी लिखूँ, इसे विच कहेंगे। मेरे ख्याल से ये सब तो इसके लिए भी कई लोग क्वेरी कर रहे थे। ये तो काफ़ी आसान है, इसे लोग प्रेजेंट कहते हैं। जहाँ भी प्रेजेंट लिखा होगा उसको काफ़ी छोटे कोड में लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिले, दिस इज कॉल्ड एज एब्सेंट। ये सब तो काफ़ी आसान सा चीज़ है ना। लेकिन इसमें भी मैं देख रहा था काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, ये सब थोड़ा सा हो गया, मेरे थोड़े शॉर्ट कोड्स हो गए, आपको भी इसकी आदत होनी चाहिए। और फिर इसके आगे हम लोग सिलेबस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो भी आपके कंसर्न्स यहाँ पर रहेंगे, आप उसको यहाँ पे चैट पे देते रहेंगे बीच बीच में। उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक, जो कंटेंट फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछें, क्योंकि आगे जाकर जब डिटेल करेंगे तो मेरे ख्याल से जो आपको फिलहाल आगे की बात अभी पूछने से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि नेचुरली वो खुद ब खुद अपने आप एक ना एक समय आ ही जाएगा आपके पास। चलिए, इसे मैं मिटाता हूँ आगे। कल के आगे हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए कल हम लोगों ने देखा था टेस्टिस, है ना, स्क्रोटम। स्क्रोटम एक खास जगह है जहां पर टेस्टिस नाम का एक ओवल सेट स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोगों ने प्राइमरी ऑर्गन करके नाम दिया था। इमेजिन कीजिए कि ये जो ओवल सेट स्ट्रक्चर है, यही टेस्टिस होने वाला है। और कल भी मैंने आपको कहा था कि टेस्टिस के बाहर में टोटल 3 लेयर्स की कवरिंग रहती है। तीनों लेयर की कवरिंग के बारे में काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को मैं स्पष्ट यहाँ पे आपको करना चाहता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि जस्ट अभी टेस्टिस है, इसके बाहर में मुझे कुछ कवरिंग्स बनाने हैं। तो टेस्टिस के ठीक बाहर की सरफेस से हाईली वेस्कुलर किसे कहते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ऐसी लेयर हम लोग कहते हैं हम लोग हाईली वेस्कुलर। तो टेस्टिस के बाहर की सरफेस से हाईली वेस्कुलर एक लाइनिंग चिपकी रहती है, बिल्कुल चिपकी हुई है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, पहला तो रहेगा कि ये जो हाईली वेस्कुलर लाइन, जिसको ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसका नाम क्या है। नाम अभी मैं आपको बोलता चला जाता हूं, लास्टली जब इमेज कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको लेबलिंग भी कर दूंगा, है ना। अभी फिलहाल नाम आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल नाम मैं आपको बोल भी रहा हूं, लेकिन अभी लेवलिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इमेज मुझे बनाना बाकी है। तो जो भी लेयर टेस्टिस के बाहर की सरफेस से बिल्कुल चिपकी हुई, इस लेयर का नाम रखते हैं हम लोग ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा क्यों रखते हैं, क्योंकि पहले भी हमने कहा वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर, ब्लड सप्लाई इसको बहुत ज्यादा है, और हाईली वैस्कुलर होने की वजह से इसका नाम पड़ेगा ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा नाम की लेयर है किस टिश्यू से बनी है, तो नाम होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जब आप टिश्यू पढ़ेंगे या आपने टिश्यू पढ़ा होगा, तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई वाले टिश्यू में शामिल किया जाता है, तो ये वही टिश्यू होगा। तो ट्यूनिका वैस्कुलोसा नाम की लेयर है, चिपकी हुई है, हाईली वैस्कुलर है और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ। ये हो गया इसके मुख्य कंटेंट। इसके ठीक बाहर एडिशनली अगर देखेंगे, थोड़ी दूरी पर एक और लेयर है, इस लेयर का नाम रखा करेंगे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस लेयर का नाम होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर से क्वेश्चन सेम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये कौन से टिश्यू से बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर होता है ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया नाम की लेयर है, ये डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है।
ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया है, लेकिन फिर भी आप संग संग लिख भी सकते हैं चाहे तो, जहां जरूरत महसूस हो रही है। तो ये जो सेकंड लेयर हमने बनाया है जिसका नाम होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर देना चाहूंगा। जिस टिश्यू डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने इसको बनाया हुआ है, जिसने इसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहे हैं, ये किसी भी ऑर्गेन या स्ट्रक्चर की बाहर की कवरिंग को ही बनाने के लिए जाना जाता है। एक काफी ज्यादा खास टिश्यू है। सपोज कीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उसके बाहर किसी न किसी नाम की कवरिंग्स पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं लंग्स, लंग्स के बाहर क्या है? प्लूरा। आपने हार्ट सुना होगा, हार्ट के बाहर है पेरिकार्डियम। किडनी, किडनी के बाहर में होता है कैप्सूल। ब्रेन, ब्रेन के बाहर में होता है ड्यूरा मैटर। आई, आई की सबसे बाहर क्लियर हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। जितने भी नाम, बोन, बोन के बाहर की कवरिंग हम लोग कहते हैं पेरीऑस्टियम। कार्टिलेज की बाहर की कवरिंग हम लोग कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। यानी किसी भी ऑर्गेन या स्ट्रक्चर की जो भी बाहर की कवरिंग बनी हुई है, ये सारे के सारे इसी डेंस इरेगुलर व्हाइट कोलेजन कनेक्टेड टिश्यू के ही बने होते हैं। और ये भी एग्जैक्टली वही टिश्यू है, क्योंकि इसका काम ही होता है कवरिंग बनाना, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये थिक होता है, काफी मोटा होता है, इसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में भरे होते हैं। तो डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू ने इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की लेयर को बनाया। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड लेयर है, इसके बाहर एक और लेयर आने वाली है। लेकिन इस लेयर में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। देखते हैं कैसा मॉडिफिकेशन। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की लेयर है, ये कंप्लीटली इस तरीके से राउंडेड नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। सपोज कीजिए, इस जगह से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं, इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम के लेयर को हम लोग टेस्टिस के अंदर ले जाते हैं और देखिए वापस इसको निकाल के बाहर ले आते हैं। कंटिन्यूअस ही है, ऐसा नहीं कि कहीं ब्रेक हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। बस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने क्या किया, अपने आप को टेस्टिस के अंदर एंटर किया और वापस निकल करके फिर से अपने लेयर के साथ कंटिन्यू किया। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमेशा देखने को मिलेगा। फिर से देखिए सेम ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये टेस्टिस के अंदर देखिए प्रवेश किया और वापस ये बाहर की तरफ निकल गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इस तरीके से ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं इस टेस्टिस के अंदर क्या है, बिल्कुल चारों तरफ भरे पड़े हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स का भी देखिए नया नाम पड़ने वाला है। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, क्योंकि पार्टीशन है, पार्टीशन को तो हम लोग सेप्टम कहते भी हैं। यानी कि जो सेकंड लेयर है, जो इसको अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। इसका एक काम और भी क्या है, ये टेस्टिस के अंदर प्रवेश करना, प्रवेश करके इसके अंदर कुछ पार्टीशंस का निर्माण कर देना। इन पार्टीशंस का नाम होता है ट्यूनिका, सॉरी, इसको हम लोग टेस्टिकुलर सेप्टा कहते हैं। लेकिन इसी टेस्टिकुलर सेप्टा की वजह से क्या इस टेस्टिस नाम के स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन के अंदर क्या कुछ पार्टीशंस या कंपार्टमेंट्स नहीं बन गए? जरूर बन गए, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर टेस्टिकुलर सेप्टा नहीं होता तो इसके अंदर अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स हैं ये नजर नहीं आते। यानी इसका भी कुछ नाम पड़ने वाला है। तो इसका नाम पड़ेगा टेस्टिकुलर सेप्टा, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने ही बनाया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी टेस्टिकुलर सेप्टा की वजह से इस टेस्टिस में ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे और हर एक कंपार्टमेंट का नाम पड़ेगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है, तो यही स्ट्रक्चर है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसका नाम टेस्टिकुलर सेप्टा और बीच का स्पेस को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। ध्यान रखिएगा इसकी संख्या लगभग 250-250 के आसपास होती है। चलिए, इसके बाहर क्या करते हैं? हमने पहले भी कहा था टोटल 3 लेयर है, 2 लेयर ऑलरेडी हमने देख लिया। सबसे अंदर की लेयर हाईली वेस्कुलर, नाम था ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाहर की जो सेकंड लेयर, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की लेयर, फिर से उसको ब्लैक से बना दें, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्यूनिका वजाइनैलिस। इसका नाम है ट्यूनिका वजाइनैलिस। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, या किस चीज से बना हुआ है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अभी तक जो भी स्ट्रक्चर है, अब आपको फिलहाल क्या दिख रहा है? अंदर की तरफ टेस्टिस दिख रहा है, उसके बाहर में आपको टोटल 3 लेयर्स की कवरिंग दिख रहे हैं। लेकिन जो भी कंप्लीट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लोकेटेड कहां पर है? अगर आप कल के जो भी थ्योरी थे उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहां पर लोकेटेड है? एक थैलीनुमा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड है। और इसी थैलीनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको लोग कहते हैं स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम के ऊपर में क्या थी? एक ओपनिंग नजर आती थी। इसी ओपनिंग का नाम रखते थे कल हम लोग इंग्यूनल कैनाल इसको कहते थे। तो पूरे के पूरे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा स्क्रोटम। स्क्रोटम के ऊपर में इंग्यूनल कैनाल, और ये देखिए अंदर की तरफ टेस्टिस, और उसके बाहर की टोटल 3 लेयर की कवरिंग आपको नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर है या उसके बाहर की जो भी टोटल कवरिंग्स वगैरह नजर आ रही है, इनफैक्ट इसकी डेवलपमेंट कहां पर हुई थी? इसकी डेवलपमेंट हुई थी एब्डोमेन में। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। लेकिन एक समय क्या था, स्पर्मेटिक कोड का नाम का एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर था जिसे एब्डोमेन से लेकर नीचे की तरफ उतर गया था। चलिए, एक दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करते हैं, ब्लू कलर से ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा ही कुछ खास स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कहते थे स्पर्मेटिक कोड। और यही स्पर्मेटिक कोड इस तरीके से इस टेस्टिस को लेकर नीचे उतरा था।
लेकिन ध्यान दीजिए, आपको कल एक चीज हमने बताया था, जब स्पर्मेटिक कोड नाम का स्ट्रक्चर जब टेस्टिस को लेकर जब नीचे की तरफ डाउन हुआ था, तो क्या वो पेरिटोनियम को भी दबाते हुए नीचे आ गया था? बिल्कुल पेरिटोनियम को दबाते हुए नीचे आ गया था। तो यही तो है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको यहां पर हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम दे रहे हैं, यही तो पेरिटोनियल कवरिंग है। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, टेस्टिस के बाहर टोटल 3 लेयर की कवरिंग, सबसे अंदर जो चिपकी हुई है हाईली वेस्कुलर, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू है, बिल्कुल चिपकी हुई है। उसके बाहर में जो मिडिल लेयर है उसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो इसने उसके अंदर कंपार्टमेंट सेप्टा वगैरह बनाए थे, इसकी वजह से कंपार्टमेंट डेवलप हो गए थे। और सबसे बाहर के लेयर जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एग्जैक्टली ये भी पूछा जाएगा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एग्जैक्टली क्या है, तो ये पेरिटोनियल फोल्ड ही तो है जिसको लेकर आया था। लेकिन पेरिटोनियल फोल्ड किसी टिश्यू को तो बना होता होगा, तो पेरिटोनियल फोल्ड ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता, आप कह सकते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ जो आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की लेयर दिख रही है, इसको हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है, एग्जैक्टली ये पेरिटोनियल फोल्ड ही है। ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या आखिर इतने सारे स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्या है? प्रोटेक्शन। किसी भी स्ट्रक्चर को या ऑर्गन को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ढकने की कोशिश करते हैं, सराउंड करते हैं, तो किस लिए करते हैं? फॉर प्रोटेक्शन। क्योंकि टेस्टिस एक काफी सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्शन देना होगा, क्योंकि इसी के अंदर तो गैमेट्स की फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ चल रही है। तो क्या 100% ऑथेंटिक प्रोटेक्शन दिख रहा है? नहीं, अभी कुछ और प्रोटेक्शन बाकी है। सपोज कीजिए कोई भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस है और ये यहाँ पर स्क्रोटम है, तो क्या बीच में यहाँ स्पेस है? बहुत बड़ा स्पेस है। दैट मीन्स अगर ये, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि टेस्टिस समय समय पर इसी स्क्रोटम नाम के सैक के अंदर हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो क्या अप एंड डाउन होने की वजह से क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्टिस इस स्क्रोटम के वॉल से टच हो जाए, इसको इंजरी हो जाए? और नतीजा नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ कुछ फैटी टिश्यूज होते हैं और इन्हीं फैटी टिश्यूज को सपोर्ट को हम लोग नाम देते हैं गुबर्नाकुलम, जो कि आपको वहां पर कॉपी में पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है गुबर्नाकुलम, जो कि फैटी टिश्यू सपोर्ट है, एक शॉक एब्जॉर्बर, चोट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, इससे दिक्कत ना आए। कुछ और चीज आपको ध्यान दिलाते हैं। अब आपको ध्यान से अगर आप देखें तो देखिए आपको स्पेस से कंप्लीटली नजर आ रहा है। वैसे तो सिंपल भाषा में इस पूरे स्पेस यानी टेस्टिस और उसके बाहर जो स्क्रोटम है उसके बीच में आप लोगों को स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को सिंपल भाषा में तो कहा जाता है स्क्रोटल सैक, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर का स्पेस है इसलिए स्क्रोटल सैक जरूर कहा जाएगा। लेकिन इसका एक तकनीकी शब्द भी है जिसे हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, इसे हम लोग वजाइनल सिलोम भी कहते हैं। वजाइनल सिलोम क्यों? क्योंकि सबसे बाहर के लेयर का नाम क्या था? ट्यूनिका वजाइनेलिस, क्योंकि वजाइनेलिस नाम के लेयर है और उसके बाहर का स्पेस है। और आप जानते भी होंगे स्पेस को सिलोम भी कहा जाता है, क्योंकि ट्यूनिका वजाइनेलिस के संपर्क में स्पेस है, इसलिए स्पेस को स्क्रोटल सैक के साथ साथ वजाइनल सिलोम भी कहा जाता है। और इस वजाइनल सिलोम में भी क्या होते हैं? फ्लूइड्स भरे होते हैं। इस वजाइनल सिलोम में भी फ्लूइड्स भरे होते हैं। फिर से आंसर का काम क्या होता होगा? इस फ्लूइड का पहले तो नाम होता होगा, फिर काम होता होगा। इस फ्लूइड का नाम होता है हाइड्रोसिल, क्योंकि स्पेस का नाम हम लोग तो कह रहे हैं वजाइनल सिलोम, यानी सिलोम नाम के स्पेस में क्या है? कुछ फ्लूइड है। हाइड्रो मींस फ्लूइड, तो सिलोम नाम के स्पेस में कुछ फ्लूइड दैट मींस हाइड्रो है, इसलिए इस फ्लूइड का नाम क्या होगा? हाइड्रोसिल। और फंक्शन फिर से क्या होगा? सेम, शॉक एब्जॉर्बर, ड्राई होने से रोकना, क्योंकि अगर टेस्टिस एक ड्राई एटमॉस्फेयर में रहता है तो शायद ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और आसपास के फ्लूइड से सराउंड होने की वजह से एक तो इसको चोट भी नहीं लग रही है और साथ साथ ड्राई अप भी नहीं हो रहा, इसके जिससे कि इसका फंक्शन काफी उचित हो सके। तो इस स्ट्रक्चर का नाम था स्पर्मेटिक कोट। जैसा कल आपको मैं बताया भी था, स्पर्मेटिक कोट क्या है? एक मोटा सा रस्सीनुमा स्ट्रक्चर है। इस मोटे से रस्सीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, और भी कुछ स्पेशल डक्ट्स होंगे जिसको आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे तब आपको दिखेगा। तो ये एक ब्रॉड एक डाटा दिख रहा है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं आपने क्या क्या पूछा है, और फिर मैं इसको काफी तेजी से रिकैप करता हूं। अगर कुछ छूटा है तो आप उसको तेजी से राइट डाउन करने की कोशिश करें। दो तीन क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। पहला है कि आपकी क्वेरी की लेबलिंग कर दीजिएगा। लेबलिंग में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, फिर से मैं यहां लेबलिंग जरूर कर दूंगा। पहला। दूसरा क्वेश्चन पर आता हूं। दूसरा क्वेश्चन है क्या ट्यूनिका वैस्कुलोसा की लेयर इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है? जवाब है नहीं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा डिसकंटिन्यूअस नहीं है। कैसे? मैं उसको थोड़ा अच्छे से बताता हूं। क्योंकि ट्यूनिका जो मिडिल लेयर थी जिसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो तो टेस्टिस के अंदर घुस गया था, सेप्टम अंदर प्रवेश कर गया था सेप्टम बनाने के लिए। लेकिन जब वो अंदर प्रवेश किया तो संग संग ये जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा नाम की लेयर थी ये भी उसके अंदर इस तरीके से प्रवेश किया और वापस आ गया। ये देखिए, अगर आपको इस इमेज में अगर आपको नजर आ रहा होगा तो संग संग जिस तरीके से एल्बुजिनिया प्रवेश किया, संग संग वैस्कुलोसा भी प्रवेश किया, और देखिए ये फिर से आकर अपने लेयर में कंटिन्यूअस हो गया।
लेकिन इसको नहीं क्यों बनाया गया तो उसके पीछे एक वजह थी, और इसका पर्पस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नहीं क्यों बनाया गया था, क्योंकि अक्सर लोग समझ लेते हैं कि जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेयर है वो अंदर गया था तो पार्टीशन बना था। जवाब ये नहीं है, जवाब ये है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर जाने की वजह से पार्टीशन बना था, हाँ, लेकिन साथ साथ वेस्कुलोसा भी अंदर जरूर गया। इससे एक फायदा भी मिला, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहीं पे बनाने वाले हैं, उसका नाम रखेंगे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसको ब्लड सप्लाई तो चाहिए, काफी सारे काम हो रहे हैं, और इसी ट्यूनिका वेस्कुलोसा की वजह से उसके सारे ब्लड की जो भी रिक्वायरमेंट्स है पूरी होगी। इसलिए बिल्कुल ट्यूनिका वेस्कुलोसा के लिए भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो भी अंदर। नाम ट्यूनिका सेप्टा नहीं है, इसका नाम टेस्टिकुलर सेप्टा ही है। इस पार्टीशन को सिर्फ टेस्टिकुलर सेप्टा कहते हैं। किसी ने पूछा कि ट्यूनिका सेप्टा भी क्या, इसी को कहेंगे। ट्यूनिका सेप्टा ऐसा कुछ नाम मेरे जानकारी में मुझे तो नहीं ध्यान में है, इसलिए उम्मीद करते हैं ऐसा कोई नाम नहीं होता है। शायद होता हो, कहीं लिखा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एक क्वेश्चन आया है, इंग्विनल कैनाल और पेल्विस में डिफरेंस क्या? बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस ओपनिंग का नाम इंग्विनल कैनाल है, और इस ओपनिंग इंग्विनल कैनाल के ऊपर का जो स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं पेल्विस या लोअर एब्डोमेन। दैट मींस इस जगह को हम लोग, जो अम्बिलिकस के नीचे से हम लोग लोअर एब्डोमेन या पेल्विस कहते हैं, और यहां से स्क्रोटम के बीच में जाने के लिए जो कैनाल होगा उस कैनाल का नाम है इंग्विनल कैनाल। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक क्वेश्चन है, क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर सेप्टा एक है? जी बिल्कुल नहीं, अभी जस्ट हमने समझाया। जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन जो बना रहा है पार्टीशन, इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, और इसकी वजह से अंदर जो कंपार्टमेंट्स बन गए, जो जगह स्पेस बन गया, इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो पार्टीशन इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा एंड द स्पेस इन बिटवीन सेप्टा इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। किसी ने क्वेश्चन ये क्वेरी पूछ दिया है कि जो लोग कहते हैं कि हाइड्रोसिल हो गया तो उसे क्या कहते हैं? दरअसल हाइड्रोसिल नाम का जो फ्लूइड है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये जितने भी जो स्पेस है, इस स्पेस में जो भी फ्लूइड है, इसे हम लोग हाइड्रोसिल ही कहते हैं। ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन कुछ इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ चोट लगने की वजह से, या किसी और खास दूसरे वजह से भी अक्सर इस फ्लूइड्स की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और उसे आम बोलचाल की भाषा में लोग हाइड्रोसिल कह बैठते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। हाइड्रोसिल नाम का जो फ्लूइड है ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, इसकी मात्रा, वॉल्यूम जो है वो लिमिटेड है। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से दिक्कत आती है, लोग उसे आम बोलचाल की भाषा में हाइड्रोसिल कह देते हैं। तो इस स्पेस का नाम फिर से किसी ने रिपीट करने के लिए बोला है, फ्लूइड कहां प्रेजेंट है? जो फ्लूइड है इस स्पेस में प्रेजेंट है। इस स्पेस को उन्होंने दो नाम दिया। इस स्पेस का एक नाम रखा हमने वजाइनल सिलोम। क्यों? क्योंकि ट्यूनिका वजाइनलिस नाम के लेयर के संपर्क में है, स्पेस है, स्पेस को तो सिलोम कहते भी हैं, इसलिए इसका नाम वजाइनल सिलोम। इसी को सिंपल आम बोलचाल की भाषा में स्क्रोटल सैक भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। हर लाइन आपस में जुड़ा हुआ है। आपस में कम्युनिकेट करने और चैटिंग करने से बेहतर है कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट करें और बिल्कुल ध्यान से सुने। ऑल लाइन्स आर वेरी वेल इंटरकनेक्टेड। कोशिश यही करना है, एनसीईआरटी पर नजर रखना है, लेकिन जब तक यहां बोल रहे हैं आपको नजर यहीं रखना है। बाद में आप एनसीईआरटी पे देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कई सारे लाइन्स वहां मिसिंग है जो आपको यहाँ पे बोल दिया गया। जो ब्लैंक पेज आपने रखा है, जो पीडीएफ जो आपने नोट डाउन करके रखा है, उसमें जो लाइन्स यहाँ पर मिसिंग आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें बोलना बहुत होता है। लाइन्स इतने कि हर लाइन्स को लिखना वहां संभव नहीं है, तो आप उसे खुद ब खुद नोट डाउन कर लें। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कह दिया टिश्यू, जैसे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू था, सबसे अंदर की तरफ ट्यूनिका वैस्कुलोसा, उसके बाहर में डेंस इरेगुलर व्हाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू था। इसको हमने काफी डिटेल में क्लियर आपको किया। ये एक ऐसा टिश्यू है, डेंस इरेगुलर व्हाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि किसी भी ऑर्गेन स्ट्रक्चर की बाहर की कवरिंग बनाता है। तो इससे क्या होता है, इसे याद रखना बहुत आसान होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की बाहर की कवरिंग पूछे तो आंख बंद करके आप जवाब दे सकते हैं, इट इज डेंस इरेगुलर व्हाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। हर जगह एक ही चीज है, एक ही टिश्यू है, इसका काम प्रोटेक्शन देना और कवरिंग बनाना होता है। तो कॉन्सेंट्रेट करें। मैं इसको लेवलिंग एक बार कर देता हूं, और आपकी लेवलिंग्स में जो भी है और यहाँ की लेवलिंग्स में कुछ अगर डिफरेंस है तो आप उससे बेहतर कर लें। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सेप्टा एक ही साइड से बनता है, बिल्कुल सेप्टा एक ही साइड से बनता है। ये जो सेप्टा है एक ही साइड से क्यों बनता है, उसके पीछे वजह है, क्योंकि आपको जिस तरफ से अभी सेप्टा बनता है वो नहीं दिख रहा। यहां पर अभी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा, उसका नाम रखूंगा हम लोग, उसका नाम भी हम लोग रखेंगे इपिडिडाइमिस। तो जो जगह अभी आपको वैकेंट दिख रहा है ना, ये जगह भी खाली नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर्स बने हैं इसकी लेवलिंग हम लोग कर रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर्स जो भी जगह आपको खाली दिख रहा है वहां भी कई सारी चीजें अभी ड्रॉ करने बाकी है अभी हम लोग को। अभी यहाँ पर हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ट्यूबुला इरेक्टी होगा, यहाँ पर रेटी टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर होगा।
यहाँ से वासा एफरेंसिया नाम के डक्ट निकलेंगे, यहाँ पर इपिडिडाइमिस नाम का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, यहाँ से एक और डक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, उसका नाम रखेंगे हम लोग वास डिफरेंस, यानी कि स्ट्रक्चर से भी भरे पड़े हैं। लेकिन फिलहाल इस इमेज में तो इतने ही स्ट्रक्चर्स की लेवलिंग करना पॉसिबल है, नहीं तो काफी कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आपके लिए दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए इसको कंजेस्ट नहीं करते, जितना दिख रहा है उसको लेबल करते हैं, फिर इसके आगे फर्दर इसको एक्सपैंड कर लेंगे, इसी इमेज में इसको एक्सपैंड कर लेंगे चाहे तो। एक कॉमन सेंस है, किसी ने पूछा कि अगर ये जो फ्लूइड है ड्राई हो जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली फ्लूइड अगर ड्राई हो जाए तो जो टेस्टिस है वो भी ड्राई अप हो सकता है, उसको इंजरी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पर्म फॉर्मेशन को प्रभावित कर सकता है और काफी पेनफुल कंडीशन भी होगा। तो ये एक जनरल नॉलेज कॉमन सेंस जैसी चीज है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ चीज आपके क्वेश्चन में कभी भी आने वाले हैं, ये खुद सोचा जा सकता है। चलिए मैं इसको लेबलिंग कर देता हूं फिलहाल। इसी से करते हैं, ब्लू से। संक्षेप में आपको बोल भी देता हूं, अगर किसी नाम के आगे आपको टिश्यू का नाम लिखना है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जिसको भी समय मिले संग संग सुनते चले जाइए। जैसे ट्यूनिका वजाइनलिस के बारे में हमने क्या कहा था, पेरिटोनियल फोल्ड मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे बाहर की जो लेयर है ट्यूनिका वजाइनलिस, उसके बारे में हमने कहा पेरिटोनियल फोल्ड मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। क्वेश्चन है कि क्या क्रीमेस्टर जो मसल है जो कि स्पर्मेटिक कोड के अंदर भी होता है, जो स्पर्मेटिक कोड को संभालता है, क्या वो इनवॉलंटरी है? बिल्कुल, इंटरनल ऑर्गन्स में तो इनवॉलंटरी मसल्स ही होते हैं। कि जरा आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोचिए, टेस्टिस को ऊपर या नीचे करने की कोशिश कीजिए सोचकर, इज इट पॉसिबल? जवाब है नहीं। हमारे सोच से कभी भी क्रीमेस्टर मसल टेस्टिस को ऊपर या नीचे नहीं करेगा। अगर ऐसा होने लगे तब तो फिर टेस्टिस के तापमान को, टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो थ्योरी है वही फेल कर जाएगा। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि नहीं, मुझे टेस्टिस के तापमान को कंट्रोल नहीं होने देना, तो जस्ट अपोजिट काम अपने वॉलंटरी मूवमेंट से कराने लगेगा। तो इंटरनल ऑर्गन्स में इनवॉलंटरी मसल्स ही ना होते हैं, वॉलंटरी तो पॉसिबल नहीं। एकदम नॉर्मल, एकदम कॉमन सा सेंस है, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। डार्टस एंड डेट्रूसर मसल में क्या डिफरेंस है? स्क्रोटम के बाहर की मसल को नाम दे रहा है डार्टस मसल, और यूरिनरी ब्लैडर के बाहर के मसल को हम लोग नाम देते हैं डेट्रूसर मसल। काफी डिफरेंस है। कहा यूरिनरी ब्लैडर, और यहां हम लोग स्क्रोटम पे देख रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। यूरिनरी ब्लैडर के बाहर में डेट्रूसर मसल होता है। जूम कर दीजिए थोड़ा सा, बोल रहा है।
आप लेबलिंग किया हुआ है ऑलरेडी, आपको अगर दिक्कत है तो आप टिश्यू का नाम जरूर लिख लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा, हर जगह क्वेश्चन मिलेगा। आउटर मोस्ट का नाम क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या रहेगा इसमें? आप संग संग लिख सकते हैं पेरिटोनियल फोल्ड, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड लेयर पर आते हैं, मिडिल में जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो इसमें नाम आप आराम से, डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू पोर्शन में आता है ये, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिश्यू में भी पूछा जाता है, यहां भी पूछा जाता है। अंदर की तरफ जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, जो टेस्टिस के वाल से सटा हुआ है, उसमें पूछा जाएगा तो आंसर होगा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वैस्कुलर टिश्यू में इसकी गिनती होती है। तो ट्यूनिका वैस्कुलोसा इनर मोस्ट लेयर जो टिश्यू से चिपका हुआ है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा गुबर्नाकुलम, बस ये फैटी टिश्यू सपोर्ट है, शॉक एब्जॉर्बर, फैटी टिश्यू सपोर्ट है गुबर्नाकुलम, शॉक एब्जॉर्बर। कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कोड भी क्वेश्चन अक्सर दिखता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, आप लिख सकते हैं। ब्रोड है, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, तो स्पर्मेटिक कोड में लिख सकते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन। स्पर्मेटिक कोड कंटेंट में टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स, क्रीमेस्टर मसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स, क्रीमेस्टर मसल, और एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और आएगा जिसको अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, उसका नाम होगा वास डिफरेंस। वो भी इसी स्पर्मेटिक कोड से ऊपर की तरफ जाएगा। वास डिफरेंस भी आप उसमें संग संग ऐड कर लीजिएगा। ब्लड का पूरे शरीर में फंक्शन क्या होता है? किसी भी जरूरत की चीज को पहुंचाना और बेकार चीजों को वहां से लेकर जाना। तो यहां पर भी आगे देखेंगे ब्लड का फंक्शन होगा, अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओब्वियसली ब्लड सप्लाई होगी तभी तो उसकी जरूरत वहां से पूरी होगी, सप्लाई भी करेगा, बेकार चीजों को ले भी जाएगा, तो बिल्कुल ब्लड की वहां पर जरूरत है। एक क्वेश्चन है ट्यूनिका का क्या मतलब होता है? लेयर को ट्यूनिका भी कहते हैं। सबसे बाहर है तो भी ट्यूनिका, मिडिल है तो भी ट्यूनिका, सबसे अंदर है ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर, तो लेयर को मेडिकल टर्म में ट्यूनिका बोला जाता है। तो आप एक बार ध्यान रखिए, लेयर इज आल्सो नोन एज ट्यूनिका, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। गुबर्नाकुलम बिल्कुल डाउन में ही होता है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर, कोई भी चीज किधर की तरफ फॉल डाउन होता है, नीचे की तरफ फॉल होता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। जरा सोचिए कि अगर टेस्टिस को डाउन होना भी, टेस्टिस को गिरना भी हो तो किधर गिरेगा? नीचे की तरफ डाउन होगा। ऐसा थोड़ी कि टेस्टिस ऊपर की तरफ जा सकता है, चोट लग सकता है, इधर गिर सकता है, इधर, बाकी चारों तरफ तो फ्लूइड है ही, लेकिन नीचे की तरफ क्योंकि उससे इंजरी हो सकती थी, इसलिए नीचे की तरफ ही गुबर्नाकुलम फैटी टिश्यू सपोर्ट होता है, इससे उस चोट को, शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। चलिए, मेरे ख्याल से इसके आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए। कई सारे चीजें अभी काफी हम लोग स्लोली चल रहे हैं, फिलहाल कह सकते हैं आप। सेम इमेज को मैं तेजी से फिर से इसको बनाऊंगा, क्योंकि इसमें नए स्ट्रक्चर सब हम लोग को ड्रॉ करना होगा। इमेजिन कीजिए इसके बाहर में 3 लेयर ऑलरेडी हैं, तेजी से मैं बना लेता हूं, है ना, उतना स्पष्ट अभी इसको फिर से दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ नए स्ट्रक्चर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी जो लेयर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका नाम होगा ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसके बाहर में जो लेयर हम लोग को नजर आ रहा था उसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसने इसके अंदर पार्टीशन या सेप्टा इस तरीके से इसके अंदर बना डाले थे, इस तरीके, इसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया हम लोग कह रहे थे। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के भी बाहर में जो लेयर अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसका नाम था ट्यूनिका वेजाइनलिस। सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम की लेयर हम लोग यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है ना, ट्यूनिका वेजाइनलिस। लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल तो पिछले इमेज में आपने ये देखा था कि ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम के लेयर को हमने चारों तरफ से ड्रॉ किया था, बिल्कुल चारों तरफ से ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इस ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम के लेयर को इस तरफ मैं फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसे मैं फिलहाल यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे, दिखेगा आपको ऐसा क्यों किया गया। चलिए अब अगले डिटेल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहां पर मौजूद है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है थैलेनुमा स्ट्रक्चर, जगह है नाम उसका स्क्रोटम। चलिए उसको मैं तेजी से बना ही देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो किसी को भी। तो देखिए हमने स्क्रोटम बना ही दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग हम लोग बना देते हैं फिर से, इसका नाम था इन्विनल कैनाल। आगे की तरफ बढ़े, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हर लाइन लिंक है, काफी आसान सा है।
जो बीच में जो पार्टीशंस टेस्टिकुलर सेप्टा थे, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स पार्टीशंस नजर आ रहे, इसका नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रखे थे। कहा जाता है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कोआइल्ड डक्ट होते हैं, इसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, तो इसमें क्या होंगे 2 से 3 हाईली कोआइल्ड डक्ट होंगे। हाईली कोआइल्ड डक्ट बाहर से अगर ड्रॉ करते तो ये हाईली कोआइल्ड डक्ट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा ही डक्ट हम लोग हाईली कोआइल्ड डक्ट कह रहे हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे ही कुछ हाईली कोआइल्ड डक्ट हर एक बीच के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में है, इसका नाम होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बना सकते हैं हम लोग, सब में कुछ ना कुछ दिखा देते हैं। 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हट सकते हैं 3, उससे ज्यादा लगभग नहीं हटने चाहिए। तो चलिए कुछ कैलकुलेशन पर आ जाते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की टोटल संख्या कितनी थी 250, थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। और अगर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है और हर एक लोब्यूल्स के अंदर अगर 3-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी अगर अटता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक टेस्टिस के अंदर लगभग कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। कितना आसान से कैलकुलेशन है। ऐसे कंपार्टमेंट्स की संख्या टोटल थी 250 और हर एक के अंदर 2 से 3, चलिए मान लेते 3 भी होगी, यानी एक टेस्टिस के अंदर ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या होगी 750, 750, 250 इंटू 3 कर देंगे सीधा 750। लेकिन फिलहाल ये डक्ट आपको कैसे नजर आ रहे हैं, हाईली क्वाइल्ड। थोड़ी देर के बाद ये डक्ट क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाएंगे। सभी ऐसे ही होंगे, थोड़ी देर के बाद ये डक्ट हो जाएंगे स्ट्रेट। सभी को हम लोग स्ट्रेट करते हैं, देखिए नाम बदल गया, लेवलिंग बाद में करेंगे, फिलहाल नाम को आप ध्यान से सुनिए। ये जब तक क्वाइल्ड थे इसका नाम था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट हो गए इसका नाम पड़ गया ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी सब तकनीकी शब्द है, लेकिन सबसे आसान है, दिमाग में रखना बहुत आसान है। इसका नाम ट्यूबुलाई रेक्टी क्यों, क्योंकि ट्यूब है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा है, सीधा है, इसलिए इसका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या अगर 750 है तो ट्यूबुलाई रेक्टी की भी संख्या कितनी है, ये भी 750 ही होंगे, क्योंकि हर एक डक्ट आगे जाकर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, इसका नाम ट्यूबुलाई रेक्टी कहेंगे। अब जरा सोचिए, तो ट्यूबुलाई रेक्टी की भी संख्या 750। अब कहा जाता है कि जितने भी 750 ट्यूबुलाई रेक्टी हैं, इस जगह को देखिए, अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, ये 750 ट्यूबुलाई रेक्टी इस स्पेस में क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करेंगे, सभी जुड़ेंगे आपस में। सपोज कि चलिए 2-4 जोड़ के देखते हैं, मान लेते हैं ये ट्यूबुलाई रेक्टी देखिए आपस में जुड़ गया, तो देखिए एक नया डक्ट बन गया। ऐसे ही कई को हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, इस तरीके से सबको हम लोग इस तरीके से आएंगे तो जोड़ते चले जाएंगे। तो जरा देखिए कि कैसा इमेज यहाँ पर बन रहा है। क्या इस जगह पर हाईली जबरदस्त नेटवर्क, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नहीं नजर आ जाएगा। जरा सोचिए कि 750 ट्यूबुलाई रेक्टी इस जगह पर जाकर फ्यूज करेंगे, 750 और 750 फ्यूज करेंगे, लास्टली यहाँ पर क्या नजर आएगा, पूरा इस तरीके से पूरा डक्ट का आपस में नेटवर्क नजर आएगा, क्योंकि सभी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सभी आपस में फ्यूज कर रहे हैं। नाम बदल गया, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। फिर से नाम बहुत आसान है, टेस्टिस के अंदर है, और रेटी मतलब रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, वेब को रेटिकुलम नेटवर्क भी कहते हैं, यानी टेस्टिस के अंदर एक नेटवर्क दिख रहा है, इसलिए इसका नाम होगा रेटी टेस्टिस। तो अभी तक के 3 नाम क्या थे, 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्वाइल्ड थे, फिर से 250 बोल रहे हैं, हाँ 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्योंकि क्वाइल्ड थे, पूरे के पूरे 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो उसका नाम बदल गया ट्यूबुलाई रेक्टी। आपस में क्या हो गया, फ्यूज कर गए, एक नेटवर्क बन गया, तो उसका नाम पड़ गया रेटी टेस्टिस, क्योंकि रेटिकुलम है, क्योंकि नेटवर्क है, रेटी टेस्टिस इसको हम लोग नाम देंगे। अब ये सोचिए कि रेटी टेस्टिस दरअसल एम किया, आखिर ये फ्यूज क्यों हो रहा है। मेन एम ये है कि टेस्टिस से अभी जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कहां पर मौजूद है, टेस्टिस के अंदर मौजूद है, लेकिन मेन एम ये है कि टेस्टिस से बाहर सिर्फ 10 से 12 डक्ट ही निकालने हैं बाहर। तो ये जब 750 डक्ट जब फ्यूज किए, जो कि नेटवर्क बना, इसका नाम रेटी टेस्टिस रखते हैं, जब ये फ्यूज किए तो लास्टली कितना डक्ट बना, 10 से 12 डक्ट ही बचा। और ये जो 10 से 12 डक्ट बच गए, ये टेस्टिस से इस ऊपरी स्थान से क्या करेंगे, बाहर निकल गए। ये जो 10 से 12 डक्ट यानी कि 750 ट्यूब के फ्यूज होने से रेटी टेस्टिस नाम का नेटवर्क बना, जाल बना, और जब ये जाल जब आपस में जुड़ गए तो लास्टली कितने डक्ट बचे, सिर्फ 10 से 12 डक्ट बचे, इसका नाम पड़ गया वासा इफरेंसिया। ध्यान रखना है, इसका नाम पड़ा वासा इफरेंसिया, और डिटेल में चलेंगे, फिलहाल सिर्फ नाम से परिचय करा रहे हैं, इसका नाम पड़ा वासा इफरेंसिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, एनसीईआरटी के एक एरर पर भी ध्यान दिलाते हैं आपको, और थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कल आपको हमने बताया था कि प्राइमरी ऑर्गन किसे कहते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन किसे कहते हैं। जब तक जो स्ट्रक्चर जहां पर गैमीट बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन, यही था। तो टेस्टिस हमने क्या कहा था, प्राइमरी ऑर्गन। तो जरा सोचिए, तो टेस्टिस को अगर हमने प्राइमरी ऑर्गन कह ही दिया, तो क्या टेस्टिस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, चाहे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो या ट्यूबुलाई रेक्टी हो या जो रेटी टेस्टिस हो, क्या ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि तो टेस्टिस के अंदर मौजूद है। लेकिन एनसीईआरटी ने इस रेटी टेस्टिस नाम के नेटवर्क को सेकेंडरी में लिखा है। ध्यान रखना है, सेकेंडरी ऑर्गन में
रेटी टेस्टिस को एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है, जबकि तो टेस्टिस के अंदर है, इसको तो प्राइमरी होना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा ये एक एरर वहां पर नजर आ रहा है। तो क्या ये जो भाषा फ्रेंसिया नाम का 10 से 12 डक्ट है जो कि टेस्टिस से बाहर निकला, क्या इसको सेकेंडरी कहेंगे? क्या यहां से सेकेंडरी की शुरुआत हो गई? बिल्कुल यहीं से सेकेंडरी की शुरुआत हो गई, क्योंकि पहले हमने कहा था जैसे ही कोई स्ट्रक्चर टेस्टिस के बाहर में दिखेगा दैट इज कॉल्ड, यानी टेस्टिस नाम को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, यानी भाषा फ्रेंसिया एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। क्वेश्चन पूछेगा इस भाषा फ्रेंसिया जो 10 से 12 संख्या में, संख्या भी पूछेगा 10 से 12, और इसके अंदर की जो ल्यूमेन, अगर डक्ट है तो बेसिकली इसके अंदर ल्यूमेन होगा, इसके अंदर इस वाल होगी। तो क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर की वाल में किस तरीके के सेल हैं? बहुत आसान सा है, इसके अंदर की वाल में 2 तरीके के सेल हैं, सिलेटेड की बॉर्डर भी है, अब ब्रश प्रोडक्ट की बॉर्डर भी। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे सिलेटेड और ब्रश प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अगर क्यूब्लैक सेल है ना, क्यूब्लैक सेल है, अगर इसके ऊपर में सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे तो इसको कहते हैं सिलेटेड की बॉर्डर, और इसके ऊपर के सरफेस स्मूथ ना होकर इसमें कुछ ऐसे फोल्ड्स नजर आएंगे तो इसको कहते हैं हम लोग ब्रश प्रोडक्ट की बॉर्डर। तो भाषा फ्रेंसिया के अंदर दोनों ही तरीके के क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिले हुए हैं। यहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, कई सारे बुक्स आपको ये लिखते हुए मिलेंगे कि नहीं यहाँ पर सिलेटेड की बॉर्डर है, कई सारे ये लिखते हुए मिलेंगे कि यहाँ पर ब्रश प्रोडक्ट की बॉर्डर है, लेकिन मैंने अपने आंखों से टिश्यू को देखा हुआ है, वहां पर सिलेटेड की बॉर्डर भी होते हैं और ब्रश प्रोडक्ट की बॉर्डर भी होते हैं, इसलिए दोनों का मिक्सचर है, दोनों ही लाइन सही है। यहाँ पर पर्पस क्या होता होगा? बहुत आसान सा पर्पस होता है। अभी तक आप भी जानते हैं कि स्पर्म्स जितने भी डक्ट्स हैं हम लोग आगे की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक डक्ट से कैरी या ट्रांसपोर्ट किसको कराना है? स्पर्म्स को कैरी कराना है। और स्पर्म्स जब यहां से आगे बढ़ेंगे ना, उसके पास आगे बढ़ने की क्षमता उतनी अच्छी फिलहाल तो नहीं ही है, और कहा जाता है कि यही जो सीलिया होते हैं स्पर्म्स को ढकेलने में मदद करते हैं, जिससे स्पर्म्स यहां से आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए फिर से वापस हम लोग यहां पर आते हैं। तो वासा फ्रेंसिया इसकी संख्या है 10 से 12, सेकेंडरी ऑर्गन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के यहां से शुरुआत होगी। इसके अंदर सिलेटेड की बॉर्डर और ब्रश प्रोडक्ट की बॉर्डर दोनों ही तरीके के स्ट्रक्चर्स यानी सेल्स मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, शायद कुछ क्वेश्चन हो आपका। फिर से सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या एक ही तरफ से अंदर की तरफ घुसता है, प्रवेश करता है? बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस है, एक ही तरफ से क्यों प्रवेश करता है? जरा सोचिए, अगर ट्यूनिका एल्बुजिनिया अगर इधर से भी प्रवेश करता तो क्या यह स्पेस खाली रहता? अगर स्पेस खाली नहीं रहता तो रेटी टेस्टिस नाम का जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसे कैसे हम लोग रखते? तो ये सब तो नेचर है, किसी भी चीज की फॉर्मेशन इस तरीके से की जाती है स्ट्रक्चर्स को रखने का स्पेस अच्छे से अवेलेबल हो, और यही वजह है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक ही तरफ से अंदर प्रवेश करके सेप्टा बनाता है, दूसरी तरफ से सेप्टा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर तो दूसरे स्ट्रक्चर को रखने के लिए जगह चाहिए था ना। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन अभी देखिए, फिर से आगे की तरफ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली कभी ना कभी आएगा। आपने क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स हैं क्या वो भी क्वाइल्ड होते हैं? सेल कैसे क्वाइल्ड यहां पर होंगे? आगे जब एक समय आएगा जब इसके अंदर के सेल बनाएंगे, थोड़ी देर बाद ही जब वक्त आएगा आप देखेंगे इसके अंदर दो तरीके से सेल बनाएंगे। एक को हम लोग किवाडल सेल बनाएंगे, उसका नाम रखा करेंगे हम लोग मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और कुछ कॉलमनर सेल्स भी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम लोग रखा करेंगे सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स। हल्के में तेजी से अभी बना भी देते हैं कुछ, इसके अंदर हम लोग इस तरीके के सेल्स बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और कुछ इस तरीके के लंबे लंबे सेल्स भी बनाएंगे, इसका नाम रखा करेंगे सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स, जो इसके अंदर बिल्कुल भरे पड़े हैं, चारों तरफ भरे पड़े हैं। ऑब्वियसली देख के ही लगता है कि वो क्वाइल्ड नहीं है, तो सेल यहाँ पर कोई क्वाइल्ड वगैरह नहीं है। बाहर से डक्ट ही आपको क्वाइल्ड नजर आता है, उसके अंदर के सेल्स काफी डिटेल में पढ़ना बाकी है, इसलिए उम्मीद करते हैं आगे के भी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, अब फिर हम लोग जब फंक्शनल पॉइंट में जाएंगे तब आपको ये सारे नाम आपको देखेंगे डिटेल में आने लगेगा। फिर से क्वेश्चन सेम, आपके पास से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, सवाल ये उठता है कि अभी हम लोग सर्टोली सेल पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं। सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स का काम फिर भी आपको बता देते हैं, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स हाईली वेस्कुलर सेल्स होते हैं, इसको ब्लड सप्लाई बहुत होती है। अब ब्लड सप्लाई के साथ साथ यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन्स यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं। पहला एक एफएसएच नाम का हार्मोन पहुंचता है, उसका नाम होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा यहाँ पे एंड्रोजेंस जो कि मिक्सचर ऑफ हार्मोन है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचता है। तो यहाँ पे एफएसएच नाम के हार्मोन बहुत आएंगे,
एंडोजेंस जिसको आप टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं, वो भी यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। हाईली वस्कुलर होते हैं और दो तरीके के प्रोटीन्स भी रिलीज करते हैं, एक का नाम होता है एबीपी, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक और प्रोटीन रिलीज करते हैं इसका नाम होता है इनिबिन। देखिए आपने क्वेश्चन पूछा, हमने जवाब तो दे दिया, लेकिन रहा सवाल क्या आपको समझ में आया? हो सकता है नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग वहां पहुंचे ही नहीं है, उस जगह पर पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसी सीक्वेंस में चलें जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे हैं। पहले भी हमने आपको कह दिया, जो चीज आप पूछने की कोशिश करें एडिशनली इसको फिलहाल हमने पढ़ाया ही नहीं है, एक न एक समय वो खुद ब खुद आपके सामने आएगा, तब आपको शायद समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। तो कोशिश कीजिए फिलहाल उस नाम को कैच करने की जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जो आपको एक्स्ट्रा क्वेरी पूछ रहे हैं आगे के लिए, वो एक न एक समय खुद ब खुद आ जाएगा, टेंशन लेने की वहां आवश्यकता नहीं। फिर से क्वेश्चन सेम है, थोड़ी देर पहले हमने आपको आंसर दिया भी था। क्वेश्चन इस नेटवर्क के बारे में, इसका नाम है रेटी टेस्टिस। आपने फिर से क्वेश्चन पूछा इसको प्राइमरी कहेंगे या सेकेंडरी। पहले भी हमने कह दिया जब तक टेस्टिस के अंदर मौजूद है एवरीथिंग इज कॉल्ड प्राइमरी, लेकिन एनसीईआरटी में इसको कहां पर लिखा गया? तो सेकेंडरी में लिखा गया है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी नेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरा दोनों काम है, आपको सही चीज भी पढ़ा देना, और अगर एनसीईआरटी में कुछ एरर्स है तो आपका सिर्फ ध्यान दिलाना। लेकिन ध्यान दिलाना दूसरी बात होती है, लेकिन आपका आंसर ऑलवेज वही होगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल स्पष्ट आंसर यही है कि ये तो एक प्राइमरी ऑर्गन ही है, रेटी टेस्टिस एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन आंसर अगर पूछेगा तो ऑलवेज आपको लिखना पड़ेगा सेकेंडरी। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, और इस मामले में एनसीईआरटी बॉस है, उसको क्रॉस करके हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले। बार बार वही क्वेश्चन आप लोग चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसे प्राइमरी कहेंगे सेकेंडरी। बार बार हमने कह दिया एनसीईआरटी में एरर्स ही क्यों ना, मेरा काम है वहां पर ध्यान दिला देना, लेकिन आंसर ऑलवेज एनसीईआरटी में जो है वही फॉलो होगा। जब तक वो बहुत मेजर एरर ना हो जाए कि हाँ अब उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, तब तक उससे हम लोग उसकी बातों को मानेंगे। इसलिए कभी पूछे रेटी टेस्टिस क्या है तो ये सेकेंडरी ऑर्गन ही माना जाएगा आपके लिए फिलहाल। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो टेस्टिस से 10 से 12 डक्ट बाहर निकले थे, जिसका नाम रखे थे हम लोग वासा एफ्रेंसिया। उसके अंदर हमने सिलेटेड और ब्रश प्रोडक्ट की बॉडल नाम के सेल्स देखने को मिले थे। पर्पस क्या होगा? स्पर्म्स को आगे की तरफ ढकेलना, मूव करना। लेकिन अब ये जो 10 से 12 डक्ट है ना, ये भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे और बस एक ही डक्ट बनेगा। ध्यान दीजिए, 10 से 12 डक्ट आपस में फ्यूज करेंगे। रेड कलर से ही प्रयोग कर रहे हैं। 10 से 12 डक्ट, इमेजिन कीजिए कि 10 से 12 डक्ट क्या किए, एक ही साथ ये फ्यूज कर गए, और ये देखिए एक ही डक्ट बना। जो भी डक्ट फिलहाल बन रहा है इसका नाम रखने वाले हम लोग इपिडिडायमिस। 10 से 12 डक्ट फ्यूज करके एक ही डक्ट बना, नाम पड़ा इपिडिडायमिस। लेकिन ये जो इपिडिडायमिस नाम का स्ट्रक्चर है या जो डक्ट है जो कि फिलहाल यहां बना है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। जरा सोचिए, 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई का टेस्टिस और 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई के टेस्टिस के बगल में अगर मुझे 6 मीटर लंबे डक्ट को रखना है तो कैसे रखना होगा? हाईली क्वाइल्ड, बगैर जबरदस्त क्वाइलिंग के तो उस डक्ट को रखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसे हम लोग क्वाइल्ड करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये जो इपिडिडायमिस नाम का स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, इसको हम लोग क्या किए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाने के बाद अब यहां से क्या करेंगे, इसे हम लोग क्वाइल्ड। ध्यान से देखिए, एक किसी डक्ट को क्वाइल्ड कैसे करते हैं? ऐसे ही नहीं करते, ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे तो हाईली क्वाइल्ड होता चला जाएगा जबरदस्त तरीके से। वहां पर मेरे पास जगह की कमी है इसलिए उसको काफी तेजी से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हाईली क्वाइल्ड का मतलब ऐसा ही होता है, जगह की कमी है इसलिए तेजी से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये जो हाईली क्वाइल्ड डक्ट यहां से ड्रॉ करने वाले, इसका नाम क्या है? इपिडिडायमिस। 6 मीटर लंबा, इसके बगल में है 6 मीटर लंबा। अब चलिए इसको हम लोग क्वाइलिंग देते हैं। मान लेते हैं इसने क्वाइलिंग किया, देखिए जबरदस्त क्वाइलिंग इसने करना शुरू किया, और जबरदस्त क्वाइलिंग करने की वजह से कुछ इस तरीके के एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन यहां पर हो गई। 6 मीटर लंबा डक्ट है, जबरदस्त क्वाइल्ड किया, और इसी लंबे सा स्ट्रक्चर का नाम रख दिया हमने एपिडिडायमिस। लंबे सा स्ट्रक्चर का नाम एपिडिडायमिस। लेकिन इस एपिडिडायमिस के हिस्से हो गए 3। सिंपल, जैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर को अगर देखा जाए तो उसके कितने मुख्यतः हिस्से होते हैं? 3। सबसे ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? हेड। बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? बॉडी। और नीचे के हिस्से को अगर हम लोग की पूंछ होती, ऐसा कुछ स्थिति होता तो हम लोग उसको टेल कहा करते। तो सेम हालत यहां पर भी है, कॉमन टर्म है। इसको 3 तरीके से नामकरण हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनना है। तीनों तरीके के नामकरण आपके क्वेश्चन में मिला करते हैं, ऑलवेज मिलते हैं, इसलिए तीनों नाम को दिमाग में बैठाइए, बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहला तो पहले भी मैंने कह दिया, तो ये जो 6 मीटर लंबा हाईली क्वाइल्ड डक्ट है, इसका नाम एपिडिडायमिस रख रहे हैं। इसके ऊपर कितने दूर के हिस्से को हम लोग कहते हैं? हेड। उसके बीच कितने दूर के हिस्से को हम लोग कहते हैं? बॉडी। अब बात कितने दूर के हिस्से को कहते हैं? टेल। पूंछ है, पूंछ जैसा है। यानी एपिडिडायमिस के 3 हिस्से हो गए, अपर मोस्ट हेड, बीच में है बॉडी, और नीचे की तरफ है टेल। लेकिन अब स्पेशल नाम पर आना होगा।
स्पेशल नाम क्या है? जिसको अपर मोस्ट को हेड कहते हैं ना, इसको कैपुट एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट का मतलब हेड ही होता है। बीच का जो पोर्शन इसको लोग कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। कॉर्पस का भी मतलब बॉडी ही होता है, ग्रीक में बोल रहे हैं हम लोग। कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्पस का मतलब बॉडी ही होता है। और जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं हम लोग काउडा एपिडिडाइमिस। काउडा के मतलब भी टेल ही होता है, मतलब पूंछ। यानी दो तरीके से इसका नामकरण हम लोग कर चुके हैं। इसको हम लोग कहेंगे हेड, बॉडी, टेल, या कह सकते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस। लेकिन ये तो ग्रीक वर्ड है, मेडिकल टर्म भी है इसका। डॉक्टर्स लोग इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। ऊपर के इतने दूर के हिस्से को फिर से तीन नाम पर आ रहे हैं। ऊपर के इतने दूर के हिस्से को हम लोग कहते हैं ग्लोबस मेजर, बीच के इतने दूर के हिस्से को कहते हैं हम लोग ग्लोबस नॉर्मल, और सबसे नीचे के इतने दूर के हिस्से को हम लोग कहते हैं ग्लोबस माइनर। दैट मीन्स हम लोग तीन तरीके से नामकरण किया, हेड, बॉडी, टेल, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस। और इसी को हम लोग ग्लोबस मेजर, ग्लोबस नॉर्मल और ग्लोबस माइनर भी कहा करते हैं। और उम्मीद करते हैं जो पीडीएफ आपको दिया गया उसमें नाम या लेबलिंग किया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल से पूछा जाएगा कि मेल जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसके हेड, बॉडी, टेल होते हैं। तो देखिए तो भी आराम से सॉल्व हो रहा है, लेकिन अंदर टिश्यू के पोर्शन से फिर से चलना होगा। जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि वासा इफ्रेंसिया के अंदर जो टिश्यू था वो कैसा था, सिलेटेड या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल था। लेकिन इपिडिडाइमिस के अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? कहा जाता है कि इपिडिडाइमिस के अंदर मुख्यतः तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल ही है। आखिर क्यों, आखिर क्या पर्पस है? अब इपिडिडाइमिस के बारे में कुछ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। तो पहला तो हो गया कि इपिडिडाइमिस के अंदर क्या मौजूद है, तो इसके अंदर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद है। क्या दो तीन पर्पस होता है? दरअसल आखिर 6 मीटर लंबे डक्ट की जरूरत क्या पड़ गई? स्पर्म्स को स्टोर करने की जरूरत पड़ गई। सिंपल सी कहानी है, स्पर्म्स को स्टोर करने की जरूरत यहां पर पड़ रही है। स्पर्म्स, कहा जाता है कि इस एपिडाइमिस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पर्म्स है इसको 24 घंटे के करीब या 24 घंटे तक अंदर होल्ड करके रखा जाता है, और इसको मैच्योर, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरली मैच्योर होने में मदद किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेशंस भी होते हैं। तो स्पर्म्स की मैच्योरेशन, काफी इंपॉर्टेंट टर्म पर आ रहे हैं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मैच्योरेशन दो तरीके की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, एक होती है फंक्शनल मैच्योरेशन। मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन ही होता है, और वो इसी एपिडाइमिस में मुख्यतः होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा फंक्शनल मैच्योरेशन स्पर्म का कहां होता है? तो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑलवेज इंसेमिनेशन के बाद फीमेल ट्रैक्ट के अंदर ही स्पर्म्स फंक्शनली तैयार होते हैं काम करने के लिए। अक्सर लोग इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन और फंक्शनल। क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन पूछा गया तो एपिडाइमिस के अंदर क्योंकि 24 घंटे तक स्पर्म्स रहते हैं, बहुत सारे सिक्रेशंस उसको मिलते हैं, बहुत सारे मैच्योरेशन एंजाइम्स इसके अंदर रिलीज होते हैं, नतीजा स्पर्म्स काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल काम करने के लिए बोल रहे हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी बनावट के हिसाब से तैयार हो जाते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन। लेकिन जब स्पर्म्स जब फीमेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं तब जाकर वो काम करना शुरू करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन। तो जब उसकी बारी आएगी तब आपको फिर से वापस याद दिलाएंगे और उसे काफी डिटेल में आपको बताना भी होगा मुझे। तो उस समय तक के लिए वेट कीजिए कि फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, जब तक उस शब्द तक ना चले जाए। तो ध्यान दीजिएगा, एपिडाइमिस के दो पर्पस हो गए, पहला होल्डिंग ऑफ स्पर्म 24 घंटे तक, और दूसरा स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एपिडाइमिस। एपिडाइमिस की लोकेशन अभी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बेस्ट लाइन पर आ गए। इमेजिन कीजिए कि आप किसी व्यक्ति, किसी मेल के टेस्टिस को आप आगे से देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, ये व्यू है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप सेम टेस्टिस को अगर आप पीछे से देखने की कोशिश करें, अभी भी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ही है, लेकिन टेस्टिस के पीछे की तरफ आ गए, तो दोनों ही किसी भी एक टेस्टिस को ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक टेस्टिस है या ये भी टेस्टिस है, इसके लैटरल साइड, पीछे की तरफ साइड में एपिडाइमिस की लोकेशन होती है। पीछे की तरफ अगर ये टेस्टिस है तो देखिए पीछे तो हम लोग आएंगे, पीछे को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डॉर्सल कहते हैं, मेडिकल टर्म डॉर्सल। तो पीछे डॉर्सल है, और साइड किसी को कहते हैं लैटरल, और बीच किसी को कहते हैं मीडियल। तो अगर दोनों टेस्टिस है तो साइड किस्सा क्या कहा जाएगा, लैटरल, बीच किस्सा क्या होता है, मीडियल। तो क्या मीडियल में पोजीशन है? जवाब नहीं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एपिडाइमिस? इट इज लोकेटेड डॉर्सली, यानी टेस्टिस के पीछे की तरफ है और साइड में है, दैट मींस लैटरली है। ध्यान रखिएगा, द पोजीशन ऑफ एपिडाइमिस इज डॉर्सली एंड लैटरली फॉर बोथ ऑफ द टेस्टिस, दोनों टेस्टिस के लिए। तो इसकी लोकेशन एपिडाइमिस की है। एक 3D इमेज हो गया, मेरे ख्याल से वैसा इमेज बनाना संभव नहीं है हम लोग के लिए क्लासरूम में, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्सल एंड लैटरल। फिर से अगले पॉइंट पर आते हैं। जरा सोचिए, तो इस एपिडाइमिस के अंदर डक्ट कितने हैं? 6 मीटर लंबा है, लेकिन डक्ट तो एक ही है।
जब तक हाईली क्वाइल्ड तक इसका नाम क्या रखे थे, एपिडाइमिस। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसके अंदर का जो डक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट होकर थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ जाएगा, नाम बदल गया, सेम डक्ट, अब इसका नाम पड़ गया वास डिफरेंस। तो जब तक सिंगल डक्ट था, हाईली क्वाइल्ड था, इसका नाम था एपिडाइमिस। अभी भी सिंगल डक्ट है लेकिन अब क्वाइल्ड नहीं है, अब इसका नाम पड़ गया वास डिफरेंस। चलिए फिर से वापस उस जगह पर आते हैं जहां हमने आपको कहा था, हमने कहा था कि टेस्टिस के सबसे बाहर की इस कवरिंग वाले लेयर का नाम क्या रखे थे, ट्यूनिका वजाइनालिस हमने नाम रखा था। हमने आपको कहा था ये तो मौजूद तो ऐसे हर जगह है, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया था, इसे रोक कर रख दिया था, है ना। चलिए देखते हैं कि इसका पर्पस क्या। ये जो एपिडिडाइमिस नाम का स्ट्रक्चर है, इसको भी, इस एपिडिडाइमिस नाम के स्ट्रक्चर को भी ये ट्यूनिका वजाइनालिस नाम का लेयर क्या करता है, देखिए कवर करके रखता है, लाइक दिस। इसको भी हमने कुछ हद तक कवर कर दिया। कुछ समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, क्यों उसको हमने वहां पर डिस्कंटिन्यूअस रखा था फिलहाल। यानी ट्यूनिका सबसे बाहर के लेयर नाम है ट्यूनिका वजाइनालिस, इट इज ऑलवेज, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट, चारों तरफ से है, लेकिन एपिडाइमिस को भी घेर करके रखता है, इसलिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए ड्रॉ नहीं किया था। अब वापस देखिए, अब आपको देखिए फिलहाल ये जगह खाली लगने लगा होगा, या थोड़ा सा ऊपर नीचे लगने लगा होगा। ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे लग रहा है, और एपिडाइमिस होने की वजह से हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया, ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया था, स्पर्मेटिक कोड। क्योंकि यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया था, स्पर्मेटिक कोड, और ये देखिए स्पर्मेटिक कोड की वजह से ये जगह भी खाली नहीं है, और इसी स्पर्मेटिक कोड ने क्या किया, इसे ये देखिए होल्ड करके रखा है। मेरे ख्याल से अब एक बेटर व्यू आपको दिख रहा होगा। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम लोग दिख रहा है, जिसके अंदर हमने क्या क्या मुख्य स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। हाईली क्वाइल्ड था, 750 ट्यूब्यूल्स थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और स्ट्रेट हो गए तो नाम पड़ा ट्यूबुला इरेक्टी, फ्यूज कर गए तो नाम पड़ा रेटी टेस्टिस, 10 से 12 डक्ट बाहर निकले, उसका नाम पड़ा वासा इफ्रेंसिया, और एक हाईली क्वाइल्ड डक्ट बना 6 मीटर लंबा, नाम था एपिडाइमिस, और जब वो स्ट्रेट हो गया तो उसका नाम क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ा वास डिफरेंस। आगे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, कुछ क्वेश्चन है या नहीं देख लेता हूं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे। ट्यूनिका वजाइनालिस नाम की लेयर है, ये सिर्फ एपिडाइमिस को भी कवर करता है या वो वास डिफरेंस को कवर, नहीं, ये सिर्फ एपिडाइमिस तक को ही कवर करता है। इसके बाद जो भी आपको डक्ट दिख रहा है उसे किसी कवरिंग वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस ये यहीं तक था, इसके आगे ऐसी कोई कवरिंग्स नहीं आएगी। कुछ मूवमेंट्स के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट बच भी गया, उसको मैं आपको फिर से वापस नए तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। जब 10 से 12 डक्ट जो बाहर निकले थे, जिसका नाम हम लोग वासा इफ्रेंसिया रखे थे, क्या उसके अंदर स्पर्म्स तो सभी ट्यूब के अंदर बढ़ना है, तो 10 से 12 जो डक्ट थे वासा इफ्रेंसिया थे, उसके अंदर स्पर्म्स को कौन आगे बढ़ाता है, वो तो दिख रहा है, सीलिया आगे बढ़ाता है। लेकिन क्वेश्चन ये अगर पूछते कि जो एपिडिडाइमिस है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, अब पहले भी हमने कह दिया इस 6 मीटर लंबे डक्ट के अंदर मुख्यतः ब्रश बॉर्डर्ड है, सीलिया वाले सेल उसके अंदर नहीं है, तो क्या इसके अंदर स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब आपको वहां रिपीट कर दे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपने खास वर्ड सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एक खास तरीके की मूवमेंट लगभग हमेशा ही होती रहती है, कुछ ना कुछ, उसका नाम होता है पेरिस्टालसिस, जो कि एक मस्कुलर मूवमेंट है। तो ये जो एपिडिडाइमिस नाम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये 6 मीटर लंबा है, मस्कुलर डक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये डक्ट मस्कुलर हो गया। अब इसके अंदर भले ही ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर हो, लेकिन स्ट्रक्चर डक्ट पूरा का पूरा कैसा है, हाईली क्वाइल्ड, असंख्य मस्कुलर है, और इसके अंदर भी सेम पेरिस्टालसिस नाम की ही मूवमेंट होती है, और इसी पेरिस्टालसिस नाम की मूवमेंट की वजह से स्पर्म्स इस पूरे के पूरे डक्ट को क्रॉस करने में सफल होते हैं। जरा खुद सोचिए, 6 मीटर लंबा डक्ट 4 से 5 सेंटीमीटर के टेस्टिस के बगल में हाईली क्वाइल्ड है, अगर उसके अंदर कोई मूवमेंट्स ना हो, स्पर्म्स बढ़ेंगे ही नहीं, इतना जबरदस्त क्वाइलिंग उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर का मूवमेंट ऑलवेज पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन कॉमन ऐसा भी मिलता है कि पेरिस्टालसिस इज प्रेजेंट इन, अगर दोनों आंसर है, एलिमेंट्री कैनाल भी है और संग संग अगर आपको यहां एपिडाइमिस भी देखने को मिले, सही हो जाएगा। और सिर्फ एपिडिडाइमिस ही नहीं, बल्कि इसके आगे जो वास्ट डिफरेंस दिख रहा है, इसमें भी सेम पेरिस्टालसिस नाम का ही मस्कुलर मूवमेंट होगा।
यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एपिडाइमिस या वास्ट डिफरेंस या इसके आगे भी पेरिस्टाल्सिस दिखता रहेगा, ध्यान रखना है, यानी यहां से पेरिस्टाल्सिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो वास्ट डिफरेंस नाम का स्ट्रक्चर ये क्या करेगा, सिंपल हम लोग भी जानते हैं, अभी भी स्क्रोटम में हमें स्पेस नजर आ रहा है, इसी स्पेस का प्रयोग करते हुए वास्ट डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे। इसी स्पेस का प्रयोग करते हुए वास्ट डिफरेंस नाम के डक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ लाएंगे। और ध्यान दीजिए, आपको हमने स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट्स स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। हमने कहा था इसमें क्या क्या है, इसमें टेस्टिस के लिए आर्टरी भी है, टेस्टिस के लिए वेन भी है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है, नर्व्स भी है, क्रीमेस्टर नाम का मसल भी है, और साथ में ये जो डक्ट है इसका नाम वास्ट डिफरेंस, ये भी इसी में इसके अंदर से ऊपर जाएगा। इसको भी तो इंग्यूनल कैनाल से ऊपर ले जाना होगा, तो ये जो वास्ट डिफरेंस नाम का डक्ट है ये भी ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ आने के बाद ये भी इसी के अंदर से होते हुए, पहले हमने कहा स्पर्मेटिक कोड का एक कोड लाइक स्ट्रक्चर है, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर, उसके अंदर से कई स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। तो ये जो वास्ट डिफरेंस नाम का डक्ट है ये भी इसी के अंदर से पास करते हुए किसको क्रॉस कर गया, लास्टली इंग्यूनल कैनाल को क्रॉस कर गया। और जिस तरीके से स्पर्मेटिक कोड एब्डोमेन के इंग्यूनल कैनाल से होते हुए एब्डोमेन के अंदर कनेक्टेड है, उसी तरीके से वास्ट डिफरेंस जो फिलहाल कहां पहुंच गया, एब्डोमेन के अंदर पहुंच गया। क्वेश्चन फिर से वही सेम उसी तरीके से रिपीट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस की लंबाई 30 सेंटीमीटर, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये भी क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस अबाउट 30 सेंटीमीटर, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो वास्ट डिफरेंस 30 सेंटीमीटर लंबा, ये भी ऊपर चला गया, इसके अंदर मूवमेंट होगी, नाम होगा पेरिस्टाल्सिस। अब थोड़ा सा समझने वाला चीज, एनसीईआरटी के लाइन पर आ रहे हैं फिर से। तो जरा सोचिए, मेल के अंदर 2 इंग्यूनल कैनाल हो गए, हम लोग तो इमेज ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ एक ही तरफ, कहीं भी एक ही तरफ देख रहे हैं हम लोग को। तो इमेजिन कीजिए, तो क्या वास्ट डिफरेंस नाम का डक्ट एक इंग्यूनल कैनाल से होते हुए ऊपर चला गया होगा। मान लेते हैं मेरे भी इस साइड में एक इंग्यूनल कैनाल होगा, इस साइड में भी एक इंग्यूनल कैनाल होगा, यानी दोनों ही तरफ के इंग्यूनल कैनाल से होते हुए, दोनों ही तरफ के इंग्यूनल कैनाल से होते हुए एक एक वास्ट डिफरेंस और स्क्रोटम से होते हुए कहां पहुंच गया होगा, लोअर एब्डोमेन, जिसको हम पेल्विस कहते हैं। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन पर वापस आ रहे हैं। तो वास्ट डिफरेंस नाम का डक्ट स्क्रोटम को छोड़ते हुए इंग्यूनल कैनाल को क्रॉस करते हुए कहां पहुंच गया, लोअर एब्डोमेन में आ गया। लोअर एब्डोमेन मतलब कहां आ गया, पेल्विस में आ गया। थोड़ा देर के लिए हाथ हटाता हूं, कुछ और समझाता हूं। लोअर एब्डोमेन या पेल्विस में 2 और स्ट्रक्चर का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो कि आगे की तरफ लोकेशन होता है, और पीछे की तरफ क्या है, रेक्टम, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के आखिरी हिस्से की तरफ हम लोग पहुंच गया। तो आगे की तरफ मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर और पीछे की तरफ मौजूद है रेक्टम। ध्यान से सुनना है, फिर से आते हैं। इमेजिन कीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ये रहा उसका यूरिनरी ब्लैडर, इस जगह पर उसका यूरिनरी ब्लैडर है, और इस जगह पर उसका रेक्टम है। हाथ में हटाने वाला हूं, ध्यान देना है। इस जगह पर किसी व्यक्ति का क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और इस जगह पर किसी व्यक्ति का क्या है, यहां पर रेक्टम नजर आ रहा है। तो क्या यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। तो चाहे मेल हो या फीमेल्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसी बीच के स्पेस में होते हैं। तो आगे होगा यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ होगा रेक्टम, और बीच का जो स्पेस है यहीं पर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स यहीं पर होते हैं। फिर से वापस आते हैं, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों तरफ के जो वास्ट डिफरेंस है उसकी लोकेशन कहां पर है, यूरिनरी ब्लैडर के आगे, क्योंकि तो इंग्यूनल कैनाल से भी जस्ट ऊपर एब्डोमेन के अंदर आए ही है। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही वास्ट डिफरेंस इंग्यूनल कैनाल से होकर जब एब्डोमेन के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसकी लोकेशन कहां पर है, यूरिनरी ब्लैडर के आगे। लेकिन इसको लेकर कहां आना है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के बीच में, क्योंकि रेक्टम तो यहां पर है ही। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक टर्निंग लेगा लाइक दिस, और एक टर्निंग लेकर देखिए फिर से वापस नीचे की तरफ आ गया। इस पूरे डक्ट का नाम है वास्ट डिफरेंस। लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और इस तरीके से वास्ट डिफरेंस कहां पहुंच गया, अपने एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गया, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ध्यान दीजिएगा, आगे ब्लैडर, पीछे की तरफ रेक्टम, और ब्लैडर के आगे दोनों वास्ट डिफरेंस। तो एनसीईआरटी में कैसा लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नाउ दिस वास्ट डिफरेंस इट टेक्स अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट टेक्स अ लूप मतलब टर्निंग लिया इसने। नाउ दिस वास्ट डिफरेंस इट टेक्स अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट अराइव्स इन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। अब ये कहां पर आ गया, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में आ गया। तो चलिए अब इस जगह से कुछ हम लोग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस इमेज को हम लोग मिटा दें। तो फिलहाल ये जगह थोड़ा सा भर चुका है, इसको मैं लेबलिंग कर देता हूं। मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना है तो आप इसको लिख लें। और फिर इस जगह से ध्यान दीजिएगा, जब ये वास्ट डिफरेंस आगे ब्लैडर और पीछे रेक्टम के बीच में पहुंच चुका, इसके आगे जो भी स्ट्रक्चर होगा तब ड्रॉ करेंगे जब इसे मैं मिटाऊंगा। तो इसी जगह से फिर से अगली इमेज बनाऊंगा।
लेबलिंग कर देता हूं। लेबलिंग तो मेरे ख्याल से पीडीएफ में किया हुआ भी होगा, है ना? पीडीएफ में किया हुआ है, क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए। पीडीएफ में लेबलिंग किया हुआ है, कर देना चाहिए फिर से। हाँ, है ना? तो आगे से जहां तक लेबलिंग ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है उसको मैं यहां पर शामिल नहीं करता हूं, और जो लेबलिंग जहां से इस जगह की शुरुआत की है वहां से करता हूं। तो इसी हाईली कॉइल डक्ट का नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे ही वो स्ट्रेट हुआ, जैसे ही वो स्ट्रेट हो गया, इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया ट्यूबुला इरेक्टी। इस जगह पर जो नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है, इस नेटवर्क का नाम होगा रेटी टेस्टिस। जो 10 से 12 डक्ट यहां से बाहर की तरफ निकले थे उसका नाम रखे थे हम लोग वासा इफ्रेंसिया। हाईली क्वाइल्ड जो डक्ट हमें दिख रहा था यहां पर, उसका नाम रखे थे हम लोग इपिडिडाइमिस। लेकिन इसके 3 हिस्से थे। शुरुआती इतने दूर के हिस्से का नाम अलग रखेंगे, बीच के इतने दूर के हिस्से का नाम अलग रखेंगे, और आखिरी इतने दूर के हिस्से का नाम अलग रखेंगे। ऑलरेडी नाम हो लिखा हुआ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इसे हम लोग कहेंगे हेड, इसे हम लोग कहेंगे बॉडी, इसे हम लोग कहेंगे टेल। और भी नाम है, इसे हम लोग कहेंगे ग्लोबस मेजर, इसे कहेंगे ग्लोबस नॉर्मल। ये नाम भी आपको क्वेश्चन में अक्सर दिखा करेगा। और इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबस माइनर। इसे और भी नाम हम लोग देंगे कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा एपिडाइमिस। कैपुट एपिडाइमिस, कैपुट मीन्स हेड होता है, कॉर्पस एपिडाइमिस, कॉर्पस मीन्स बॉडी होता है, एंड कॉर्डा एपिडाइमिस, कॉर्डा मीन्स टेल होता है। ध्यान रखना है, इस तीनों को मिला के इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 6 मीटर्स। ऑलरेडी वहां मेंशन है, फिर से आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तीनों को मिलाकर अगर लेंथ की बारी आएगी 6 मीटर। आपने ब्लैंक पेज लिया ही होगा या आपके पास नोट होगा, उसमें आप इसको मेंशन करते चले जाइए। 6 मीटर है, ब्रश बॉर्डर्ड है। वासा इफ्रेंसिया इसकी संख्या हमने बताई थी, 10 से 12 है, सीलेटेड है भी है। एपिडाइमिस में जो मूवमेंट देखने को मिलती है उसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। और इस 30 सेंटीमीटर लंबे डक्ट जो कि नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, इसका नाम पड़ा था वास डिफरेंस। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर। इसमें भी पेरिस्टाल्सिस नाम की मूवमेंट होती है। तो यही मुख्य स्ट्रक्चर अभी तक फिलहाल हम लोग ड्रॉ किए हैं। लेबलिंग हालांकि मैंने कर ही दिया था वहां पर। आपको करना क्या होगा कि जो लेबलिंग ऑलरेडी किया रहता है उसको तो है ही आपके पास, उसमें एडिशनल उन शब्दों को जोड़ दीजिए जहां मैंने बताया, जिसको मैंने वहां लिखा नहीं था। जैसे वहां पर सिलेटेड है, ब्रश बॉर्डर है, मूवमेंट का नाम पेरिस्टाल्सिस है, कैसा स्ट्रक्चर है, सब जो मॉडिफिकेशन जो वहां नहीं है उसको आप उसमें जोड़ते चले जाइए। उम्मीद करते हो। इंडिविजुअल पार्ट्स का लेंथ आपने पूछा हुआ है, तो इंडिविजुअल पार्ट्स की लेंथ तो मेरे ध्यान में भी नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ लॉन्गेस्ट पार्ट इसका बॉडी होता है। जो मिडिल पोर्शन इसको बॉडी कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है।
जो हेड है वो भी छोटा है, जो टेल है वो भी छोटा है, बॉडी इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, इतना जरूर ध्यान रखना है। बिल्कुल एपिडाइमिस के जितने भी आपको पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं, चाहे हेड हो, बॉडी हो, टेल हो, सबका फंक्शन एक ही होगा, सबका दो ही फंक्शन हो रहा है, पहला तो स्टोरेज और दूसरा स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ध्यान रखिएगा, फंक्शनल नहीं, ओनली स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और अब हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं। बट तो वापस हम लोग आते हैं उसी जगह पर। तो यूरिनरी ब्लैडर पीछे की तरफ रेक्टम, और इसी यूरिनरी ब्लैडर के आगे से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर के आगे से होते हुए दोनों ही वास्ट डिफरेंस, एक टर्निंग लिया था, आगे से ऊपर की तरफ आए, ऊपर से आकर वापस नीचे की तरफ चले गए, इसका नाम पड़ा वास्ट डिफरेंस। यानी कि वास्ट डिफरेंस, अब दो वास्ट डिफरेंस उसके आगे के स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो ये मान लिया कि ये एक वास्ट डिफरेंस रहा। इमेज कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझसे भी अब बहुत बेहतरीन इमेज की आप उम्मीद फिलहाल ना करें, इमेज काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे भी नहीं बन पाता अक्सर। तो मान लिया दोनों ही वास्ट डिफरेंस है, ये दोनों ही तरफ के जो वास्ट डिफरेंस हैं बीच में, चलिए थोड़ा सा और इसको पहले कर देता हूं, दोनों ही तरफ के जो वास्ट डिफरेंस है, एक ग्लैंड इसमें फ्यूज करेगा। इस ग्लैंड, ये मान लिया एक तरफ से आने वाला वास्ट डिफरेंस है, ये दूसरी तरफ से आने वाला वास्ट डिफरेंस है, और इस जगह पे एक ग्लैंड है, इसका नाम होता है सेमिनल वेजाइकिल। सेमिनल वेजाइकिल नाम का ग्लैंड इधर भी फ्यूज करेगा, और सेम सेमिनल वेजाइकिल नाम का ग्लैंड इधर भी इसके साथ भी फ्यूज करेगा। ये रहा, ऐसा फ्यूज इसने किया, देखिए नाम बदल गया। जब तक ये डक्ट था, अकेला था, इसमें ग्लैंड का डक्ट फ्यूज नहीं हुआ था, इसका नाम था वास्ट डिफरेंस। लेकिन जैसे ही इस वास्ट डिफरेंस नाम के डक्ट में, जो दोनों तरफ से नीचे की तरफ आ रहा था, जैसे ही इस वास्ट डिफरेंस नाम के डक्ट में सेमिनल वेजाइकिल नाम के ग्लैंड का डक्ट भी फ्यूज कर गया, इस जो नया डक्ट दिख रहा है इसका नाम बदल गया, इसका नया नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो डक्ट अब हम लोग देख रहे हैं, ग्लैंड फ्यूज होने के बाद जो डक्ट दिख रहा है, इसका नाम पड़ेगा इजैकुलेटरी डक्ट। इसकी लंबाई भी पूछता है, इसकी लंबाई होती है लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास। तो वास्ट डिफरेंस की लंबाई थी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। सेमिनल वेजाइकिल ग्लैंड के डक्ट के साथ फ्यूज कर गया, इसका नाम बदल गया, इसका नाम पड़ गया इजैकुलेटरी डक्ट। इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर के आसपास नजर आ रही है। चलिए वापस हम लोग को करना क्या होगा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा दूर कर लेता हूं, डिस्टेंस दिखाना होगा, अच्छा रहेगा। चलिए यूरिनरी ब्लैडर यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। हालांकि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से हम लोग का मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कुछ बेहतर मैं आपको समझा सकता हूँ। एक थोड़ा सा एक ब्रॉड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लिया कि दोनों ही किडनी से जो डक्ट आ रहे थे उसका नाम था यूरेटर, दोनों ही किडनी से जो डक्ट आ रहे थे यूरेटर से यहाँ पे एक थैलोइडोमस सैक में मिले थे, इसका नाम था यूरिनरी ब्लैडर। ये मान लिया कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आगे की तरफ जाता है, जिससे यूरिन का पैसेज होता है, इसके हम लोग नाम देते हैं यूरेथ्रा। वापस स्क्लेटरी सिस्टम को अगर आप याद करें तो दोनों किडनी से डक्ट आ रहे थे, नाम था यूरेटर्स। जिस थैली में फ्यूज किया इसका नाम था यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपको जो डक्ट दिख रहा है इसका नाम यूरेथ्रा। अब आपको यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि यूरिनरी ब्लैडर के आगे से दोनों वास्ट डिफरेंस आते हैं, इसके ऊपर एक टर्निंग लेकर पीछे की तरफ आते हैं। ये एक 3D इमेज है। इस 3D इमेज को इस बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है कि इस यूरिनरी ब्लैडर के आगे से वास्ट डिफरेंस जाएंगे और पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो वास्ट डिफरेंस भी दिखेगा ही नहीं, वो तो इनविजिबल हो जाएगा। इसलिए मान के चलिए कि वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या कर चुका है, इसने एक टर्निंग ले लिया है, ये पीछे की तरफ आ भी गया है, और इसमें सेमिनल वेजाइकिल के डक्ट फ्यूज भी कर गए हैं, और एक नया डक्ट बन भी गया, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। मान लीजिए कि ऐसा ही है। तब तक इधर की तरफ चलते हैं हम लोग वापस। तो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जहां से यूरेथ्रा नाम के डक्ट की शुरुआत होती है, ओब्वियसली ये वही पैसेज जहां से यूरिन बाहर आता है, जहां से यूरेथ्रा नाम के डक्ट की शुरुआत होती है, यहां पे भी एक ग्लैंड है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो चलिए यहाँ पे ग्लैंड, एक और ग्लैंड ड्रॉ करते हैं। इसका शेप पूछता है, शेप इसका कैसा होता है, इसको चेस्ट नट शेप भी कहते हैं, चेस्ट नट शेप भी इसे लोग कहते हैं। और इसी ग्लैंड का नाम पड़ने वाला है प्रोस्टेट। बहुत डिटेल नहीं चल रहे, उतना पूछता नहीं है। तो यूरेथ्रा की शुरुआती हिस्से में ग्लैंड है प्रोस्टेट चेस्ट नट शेप्ड ग्लैंड। क्वेश्चन एक और चीज यहां पर कई लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ग्लैंड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसने यूरेथ्रा को घेर कर रखा। सपोज कीजिए यही डक्ट है यूरेथ्रा, मान लिया यही डक्ट है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा नाम के इस डक्ट को इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया, चारों तरफ से ऐसे घेर करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, इस तरीके से घेर कर रखा हुआ है। तो क्या ये जो प्रोस्टेट नाम का ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड? अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि प्रोस्टेट तो एक ऐसा ग्लैंड, इसके पास तो डक्ट दिख ही नहीं रहा, अगर इसके पास डक्ट दिख ही नहीं रहा तब तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होना चाहिए। नहीं, ऐसा है नहीं।
दरअसल होता क्या है, ये जो यूरेथ्रा यहां से पास आउट हो रहा है, जो यूरेथ्रा यहां से डाउन हो रहा है ना, इस यूरेथ्रा नाम के डक्ट में क्या है, कई सारे छेद हैं। इस यूरेथ्रा नाम के डक्ट में क्या है, इस जगह पर कई सारे छेद हैं। यानी इस इमेज में दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कई सारे छेद इस तरीके से यहाँ बनाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। और नतीजा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसको क्या किया, चारों तरफ से घेर कर रखा है, यानी अपने कंटेंट को इन्हीं छोटे छोटे ओपनिंग्स, यानी जो छेद है जो कि यूरेथ्रा में मौजूद हैं, इसके सहारे से अपने कंटेंट को इसके अंदर प्रवेश करा देता होगा। तो ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होगा, ना कि इंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोस्टेट के थोड़ी दूर नीचे, प्रोस्टेट के थोड़ी दूर नीचे एक और छोटा सा ग्लैंड है, दोनों तरफ से है, इधर से भी है और एक और ग्लैंड इधर से भी है। इसका भी नाम कल हमने आपको हिंट दिया था, इसका नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, और इस काउपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। टोटल देखिए ध्यान से, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको 3 तरीके के ग्लैंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे, उसकी संख्या भी पूछी जाती है। सबसे पहला ग्लैंड रास्ते में कौन सा आया था, उसका नाम था सेमिनल वेजाइकल, संख्या कितनी थी, पेयर्ड है, दोनों तरफ है। उसके बाद जो ग्लैंड आया उसका नाम क्या है, प्रोस्टेट, कितनी संख्या, 1। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोस्टेट एक अनपेयर्ड ग्लैंड है, क्योंकि इसने यूरेथ्रा को क्या किया है, सिर्फ घेर कर रखा हुआ है। लेकिन उसके नीचे जो तीसरा और आखिरी ग्लैंड देखने को मिल रहा है, इसका नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड है। तो सेमिनल वेजाइकल एक पेयर्ड ग्लैंड है, प्रोस्टेट एक अनपेयर्ड ग्लैंड है, और काउपर्स ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड है। और इस तीनों ग्लैंड के फंक्शंस को भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं। और अब चलिए इसको आगे डिटेल करने की बारी आ गई। यूरेथ्रा की लंबाई पूछेगा। अब इस यूरेथ्रा को हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल 3 हिस्से में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इस जगह से यूरिनरी ब्लैडर के बाद जहां से यूरेथ्रा की शुरुआत हुई, वहां से लेकर इस सबसे आखिरी हिस्से तक यूरेथ्रा की टोटल लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है टोटल 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन अलग अलग पूछेगा। इस टोटल 20 सेंटीमीटर की लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, टोटल 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। शुरुआती प्रोस्टेट जितने हिस्से में है, उसके बाद का काउपर्स ग्लैंड जितने हिस्से में है, और उसके बाद जो भी नीचे का हिस्सा है, टोटल 3 हिस्से हो गए। वो हिस्सा जहां पर प्रोस्टेट है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ध्यान दीजिए, ये तीनों यूरेथ्रा के पार्ट्स हैं, टाइप्स नहीं है, पार्ट्स हैं। तो यूरेथ्रा की शुरुआत यहां से, यूरेथ्रा का अंत यहां तक है। शुरुआती जो हिस्से हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुरुआती हिस्से को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जहां पर काउपर्स ग्लैंड, इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए, प्रोस्टेटिक पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जहां काउपर्स ग्लैंड है ये भी 2.5 सेंटीमीटर। तो अगला लेंथ कितना बच गया, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी रखनी थी हम लोग को, 20 सेंटीमीटर। और सबसे आखिरी का वो हिस्सा जो सबसे लंबा हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो टोटल आपको यूरेथ्रा के हिस्से हो गया 3, प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा 2.5 सेंटीमीटर, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा again 2.5 सेंटीमीटर, और लास्टली पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा which is about 15 सेंटीमीटर in length, a total of approx 20 सेंटीमीटर in length। तो नाम ध्यान रखिएगा, किसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम प्रोस्टेटिक क्यों, प्रोस्टेट से गिरा, इसका नाम मेम्ब्रेनस क्यों, क्योंकि काउपर्स ग्लैंड से गिरा हुआ है, जो कि एक मेम्ब्रेन के समान है, इसलिए लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया से सराउंडेड, इसलिए इसको पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी कहते हैं। यूरेथ्रा, सो पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की जो आखिरी में जो ओपनिंग दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। मीटस का मतलब ही होता है ओपनिंग, मीटस का मतलब ही होता है ओपनिंग। तो इस पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की आखिरी की जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। चलिए, लेकिन यहां से स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करना बाकी है। ड्रॉ, ध्यान दीजिएगा, अभी तक इस डक्ट का नाम क्या बता रहे हैं हम लोग, यूरेथ्रा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरेथ्रा क्यों, क्योंकि यूरिन के आने का रास्ता है, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका नाम हम लोग चेंज कर लेंगे, थोड़ी देर में चेंज करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अब जरा सोचिए, सेमिनल वेजाइकल के साथ फ्यूज होने के बाद इस डक्ट का नाम क्या पड़ गया था, इजैकुलेटरी डक्ट। इसकी लंबाई कितनी थी, लगभग 2 सेंटीमीटर, ओनली 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डक्ट है इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। इसने क्या किया, दोनों तरफ से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इंटर कर गया। इधर की तरफ से भी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इंटर करेगा, लाइक दिस। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इसको हम इंटर कर रहे हैं, और ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इंटर करने के बाद ये जाकर लास्टली किसमें फ्यूज कर गया, यूरेथ्रा में फ्यूज कर गया। सेम हियर, इधर से भी ये भी है, इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रवेश किया, और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रवेश करने के बाद लास्टली जाकर किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, लास्टली जाकर फ्यूज कर गया ये यूरेथ्रा के साथ। अब देखिए नाम चेंज होने वाला है।
तो क्या अभी तक जिस बीच वाले इस डक्ट को, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते थे, इसके टोटल 3 हिस्से थे। यूरेथ्रा कब तक कहते थे? तब तक कहते थे जब तक यूरिन के आने का रास्ता है। लेकिन क्या ये जो यूरेथ्रा नाम का डक्ट है, इससे यूरिन आता है? क्या वाकई यहां से सिर्फ यूरिन ही आता है? जवाब है नहीं। मेल में स्पर्म्स के आने का भी रास्ता यही है, देखिए, क्योंकि स्पर्म्स के आने का रास्ता भी उसे भी इसी यूरेथ्रा से ही बाहर आना होगा। यानी एक ऐसा कॉमन डक्ट है जिससे सिर्फ यूरिन ही नहीं बल्कि स्पर्म को भी आने का मौका मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए इसका एक नया नाम देंगे, जेनाइटो यूरिनरी डक्ट। यानी अगर सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉलो करें तो इस डक्ट का नाम था यूरेथ्रा। इसके 3 हिस्से थे, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, पेनाइल पार्ट। लेकिन अगर इस चैप्टर पर नजर रखें तो बेहतर होगा कि आप इसे यूरेथ्रा ना कह के, ऐसा नहीं कि यूरेथ्रा कहेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन बेहतर होगा कि इसको यूरेथ्रा ना कह के इसको जेनाइटो यूरिनरी डक्ट कहा जाए, क्योंकि ये दो तरीके के कंटेंट्स को लाने का एक सिंगल रास्ता नजर आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस जगह को हम लोग पहले कंप्लीट कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड डिटेल में आपको थोड़े से बताने होंगे। अब आते हैं लास्ट पोर्शन में आते हैं। तो ये आखिरी का जो सबसे लंबा हिस्सा था जिसको हम लोग पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जिसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया ड्रॉ कर सकते हैं। और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का जो आखिरी हिस्सा होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा स्वेलेंट पोर्शन होता है। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का जो आखिरी पोर्शन होता है थोड़ा सा स्वेलेंट पोर्शन होता है, एंड दिस स्वेलेंट पोर्शन इज नोन एज ग्लांस पेनिस। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसके नाम, जितने भी नाम वगैरह लेबलिंग्स हैं, बहुत अच्छे से उसने बताए हुए हैं। सो लास्ट स्वेलेंट पोर्शन ऑफ दिस मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज आल्सो नोन एज ग्लांस पेनिस। और जिस तरीके से होल बॉडी को हम लोग देखते हैं, जिस तरीके से स्किन से कवरिंग है, उसी तरीके से मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है ये भी स्किन से कवरिंग है। तो चलिए एक स्किन की आउटर मोस्ट एक कवरिंग बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको कुछ और चीज समझ में आ सके। तो चलिए इसके बाद रेड कलर का प्रयोग करते हैं। तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग? एक स्किन की कवरिंग यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन ये जो स्किन की कवरिंग है नीचे की तरफ आने के बाद क्या करता है? एक फोल्ड बनाएगा और एक फोल्ड होकर वापस ऊपर जाकर फ्यूज समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगर आप, तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को बाहर से क्या कहते हैं हम लोग? एक स्किन की कवरिंग देते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद वापस अंदर की तरफ जाएगा, एक फोल्ड बनाएगा और फिर से जाकर इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। और इसी फोल्डेड पोर्शन का एक नाम पड़ गया। ये जो आखिरी का जो फोल्डेड पोर्शन है इसी को हम लोग कहते हैं, दो नाम है इसको, दोनों ही टेक्निकल मेडिकल टर्म है। एक इसको हम लोग प्रीप्यूस भी कहते हैं, इसी को फोर स्किन भी कहते हैं, प्रीप्यूस या फोर स्किन। तो देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन्स यहां पर नजर आ रहे हैं। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज नोन एज पेनिस। सबसे बाहर की तरफ सोलन पोर्शन का नाम पूछेगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। एक्सटर्नली दिस जेनेटिलिया इज कवर्ड बाय स्किन। द फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन का वो फोल्ड जो कि सोलन पोर्शन ग्लांस पेनिस को कवर करता है, उसका नाम पूछेगा। तो इसके दो नाम है, इसको प्रीप्यूस भी कहते हैं, इसको फोर स्किन भी कहते हैं। और जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम था एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, जो कि गैमेट्स के लाने का भी स्थान होगा और यूरिन के लाने का भी स्थान होगा। एक क्वेश्चन और भी यहां पर देखने मिलता है, सेक्शनल व्यू। सेक्शन, सपोज कीजिए कि इसके अंदर जो टिश्यू, सपोज कीजिए इसको हम लोगों ने ऐसा कट किया तो इसके अंदर कितने तरीके के टिश्यूज देखने को मिलेंगे? इमेजिन करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, पर इसको कट करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये जो भी इमेज है हम लोग सामने से देख रहे हैं, सामने वाले व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इस तरीके देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम पोर्शन को अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ये जो सामने की तरफ जो फिलहाल नजर आ रहा है, किधर की तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मींस दिस व्यू इज कॉल्ड अ डॉर्सल व्यू। पीठ की तरफ जो ऊपर की तरफ आता है उसे हम लोग डॉर्सल कह देते हैं सिंपली। तो सामने की तरफ जो फिलहाल आपको दिख रहा है, जब इसको हम लोग सेक्शन करेंगे तो ऐसे बदलेंगे, तो दिस इज डॉर्सल व्यू, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल व्यू, नीचे की तरफ चला गया। और अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एक सेक्शन इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इमेजिन कीजिए इस मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हमने क्या किया, इस तरीके से किया, एक सेक्शन कट किया, और सेक्शन कट किया तो जो भी दिखेगा टिश्यू नजर आएगा। तो चलिए सेम सेक्शन को यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। सेक्शन एक राउंडेड एक एरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका हमने क्या किया, इस तरीके से सेक्शन कट किया, एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और जैसे ही सेक्शन इसको कट करेंगे, अब इसके अंदर क्या नजर आएगा, इतने दूर में और इतने दूर में कुछ खास टिश्यू नजर आएंगे। एक ही नाम है दोनों का, इसका नाम रखा करेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ऑलरेडी लेबलिंग वहां पर किया हुआ है, फिर से मैं यहां पर भी कर दूंगा, लेकिन रिपीट कर रहा हूं, वहां पर आप नजर बनाकर रखें। ऑलरेडी नोट्स भी आपके पास हैं सामने। तो हमने क्या किया, इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ किया, एक कट किया, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन है। ऊपर की तरफ जो टिश्यू नजर आते हैं इसका नाम होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम के टिश्यू की संख्या कितनी है? 2 है। किस टिश्यू से बना है? चलिए इसका नाम कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, लेकिन किस टिश्यू से बना है ये पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये उसी टिश्यू से बना है जिस टिश्यू से लिगामेंट बनता है, येलो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। इसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं।
और नीचे की तरफ क्योंकि सेक्शन है, इस तरीके से करके हमने सेक्शन लिया, नीचे की तरफ एक काफी बड़े साइज के एक और टिश्यू दिखेगा। इसी बड़े साइज के टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। ये किस टिश्यू से बना है? रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू बना है। आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्टिस के बाहर में टोटल 3 लेयर की कवरिंग बनाए थे। सबसे अंदर की जो कवरिंग जो टेस्टिस के वाल से चिपकी हुई थी उसका नाम था ट्यूनिका वैस्कुलोसा, हाईली वैस्कुलर था। वो भी सेम इसी रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू से बनाता है। बहुत ब्लड सप्लाई इसको होती है और इसको भी बहुत ब्लड सप्लाई है। टोटल क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 2-3 तरीके का क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। पहला पूछेगा कि टेस्टिस का सेक्शन में टोटल कितने टिश्यूज हैं? तो 3 ही टिश्यू है, 1, 2 और 3। ऊपर के 2 वाले का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और नीचे के एक सिंगल वाले का नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। ये भी क्वेश्चन है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा की संख्या कितनी है? तो 2। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा की संख्या कितनी है? तो 1। लेकिन इसी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के बीच से क्या पास करता है? यूरेथ्रा पास होता है। हमने ऑलरेडी कहा था यही तो यूरेथ्रा है, इसी बीच के डक्ट जिसको यूरेथ्रा या जेनेटोयूरिनरी डक्ट कहते हैं, इसी के बाहर तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया था। तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का अगर हमने सेक्शन इस तरीके से कट किया तो ऑब्वियसली क्या यूरेथ्रा भी सेक्शन में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्वेश्चन ये भी है यूरेथ्रा किस टिश्यू के बीच से पास करता है? यूरेथ्रा तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा नाम के टिश्यू के बीच से पास करता है। तो सिंपल आंसर, 2-3 क्वेश्चन हो गए। ऊपर के 2 का नाम कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि पेयर्ड है, नीचे के एक सिंगल का नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। और यूरेथ्रा नाम का जो डक्ट है वो किस टिश्यू के बीच से क्रॉस करता है? तो ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा नाम के टिश्यू के अंदर से प्रवेश करता है। रेटिकुलर कनेक्ट टिश्यू है ये। वापस हम लोग चलना, मुझे एक काम लगता है, मुझे फिलहाल लेवलिंग कर देना चाहिए। और लेवलिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में चलेंगे। इसमें सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड के फंक्शंस होंगे। 10-15 मिनट का पोर्शन है और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो फिलहाल जितना दिख रहा है मैं उसको लेवलिंग कर देता हूं। बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम नगराटोली शिवपुरी टिल्बर्न कॉलोनी रांची। एक क्वेश्चन आया है आपकी तरफ से, बल्बो यूरेथ्रल एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड में डिफरेंस क्या है? मेल में कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं और फीमेल में इसी कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के समतुल्य ऐसा ही एक ग्लैंड पाया जाएगा, उसका नाम रखेंगे बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो बिल्कुल डिफरेंस है। आपने पूछा क्या कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं? जवाब है नहीं। मेल में इसका नाम कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल है, लेकिन फीमेल में सेम चीज को बल्बो वेस्टिबुलर कहेंगे। तो नाम में डिफरेंशिएशन है, मैटर करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिंगल ग्लैंड है? हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल सिंगल ग्लैंड है, अनपेयर्ड ग्लैंड है, सामने ड्रॉ किया हुआ है। लेंथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब या बेकार टाइप का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपने पूछा यूरिनरी ब्लैडर का, दैट मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन आपने पूछा है, और दूसरा लेंथ यूरिनरी ब्लैडर की लेंथ कैसे आप नाप सकते हैं, कैपेसिटी नाप सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में अलग अलग समय में अलग अलग मात्रा दैट मींस वॉल्यूम में यूरिन स्टोर्ड रहते हैं। अगर उसके अंदर वॉल्यूम अगर लेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन रहेगा तो ऑब्वियसली ब्लैडर छोटा दिखेगा, और जब मोर वॉल्यूम ऑफ यूरिन होगा तो उसको एक्सपैंड करेगा, उसकी साइज बढ़ेगी। तो लेंथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नेवर फिक्स्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ का है भी नहीं, और मेरे ख्याल से वो फिर भी अगर है भी तो उसका लेंथ फिक्स नहीं है। लेवलिंग में कर देता हूं आपको फिर से, और ध्यान दीजिएगा इसके बाद की अगली डिटेलिंग कहां पर होगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड से क्या क्या निकलते हैं, और हर एक जो भी कंपोजिशन मैं आपको बताऊंगा हर एक कंपोजिशन का फंक्शन भी पूछेगा। जैसे सपोज कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि सेमिनल वेजाइकल में से क्या क्या निकलेगा। इसमें से जो भी कंटेंट निकलेगा वो 4 चीज मुख्यतः होगा। इसमें कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा, साइट्रेट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा। वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलेगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आप देखेंगे ऐसे 2 चीज निकला करेगा, एक फाइब्रोनोलाइसिन होगा और एक बाइकार्बोनेट्स होगा। तो ये भी पूछेगा कि सिर्फ केमिकल का नाम ही नहीं, जो भी केमिकल है उसका काम क्या है। तो मैं आपको काम ही फिलहाल बताऊंगा, फिलहाल जो दिख रहा है उसका मैं लेवलिंग कर देता हूं।
बाइंड कर देना, कल के शुरू करेंगे। ठीक ठीक, हाँ। अच्छा, ठीक है। वो गिरता तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, गिर सकता है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया है कि जो तीनों टिश्यूज दिख रहे हैं, 3 टिश्यू नहीं, पहले तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। टिश्यू की टोटल संख्या 3 है, लेकिन टिश्यू तो 2 ही तरीके के हैं। ऊपर के 2 का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, नीचे के एक बड़े वाले का नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। ऊपर का कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम का है, वो टिश्यू बनता है, इसका नाम था येलो इलास्टिन कनेक्टेड टिश्यू। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा येलो इलास्टिन कनेक्टेड टिश्यू बनता है। सेम वही टिश्यू जिससे लिगामेंट्स भी बनते हैं। बिल्कुल फायदा है कि मेल में जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसको पेनिस भी कहते हैं, इसमें इरेक्शंस देखने को मिलते हैं, और यही जो लिगामेंट के टिश्यू है, इसी की वजह से मेल में जनरली इरेक्शंस देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा है, ये हाईली वैस्कुलर है, ब्लड सप्लाई बहुत है, सेम पर्पस, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से ही मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इरेक्शंस ज्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। तो इसके ब्लड सप्लाई की वजह से प्लस इसके लिगामेंट जैसे नेचर की वजह से ही मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इरेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज वास्ट डिफरेंस लुक लाइक, वास्ट डिफरेंस कैसा दिखता है। वास्ट डिफरेंस इज जस्ट ए डक्ट। तो वास्ट डिफरेंस तो डक्ट है, तो डक्ट ही जैसा दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछने में आपसे थोड़ी दिक्कत हो गई है। आपने मुझसे ये पूछा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा दिखता है। मैंने ये आपको बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड चेस्टनट शेप दिखता है, चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्टनट शेप्ड। तो आपको पूछना चाहिए था प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा दिखता है, तो ये चेस्टनट शेप्ड है। वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब है, ट्यूब लाइक ही दिखेगा। फिर से सेम क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं सुना। आपने क्वेश्चन पूछा है कि वास्ट डिफरेंस को एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में जो ऊपर नीचे जो हमने देखा कि स्क्रोटम के अंदर से वास्ट डिफरेंस एब्डोमेन तक आया था, क्या उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि स्पर्मेटिक कोड का नाम तो सपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, और उसी स्पर्मेटिक कोड रस्सीनुमा स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर आर्टरी भी है, वेन्स भी है, खुद वास्ट डिफरेंस भी इसी के अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ आया है। तो ऑलरेडी वास्ट डिफरेंस को स्पर्मेटिक कोड नाम का सपोर्ट तो मिला हुआ है ही, उसको मैंने कई दफा रिपीट किया हुआ है। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ अनयूजुअल क्वेश्चन है। अनयूजुअल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है, लेकिन काफी आगे है। अगला चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो वैसेक्टोमी है उसके बारे में पूछा। बिल्कुल सही है, यही जो वास्ट डिफरेंस नाम का डक्ट है, इसी को कट कर दिया जाता है सर्जिकली, इसको बीच से कट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी। ये एक बहुत ही आसान सा ऑपरेशन होता है, क्योंकि पहले भी हमने आपको कहा कि वास्ट डिफरेंस एक ऐसा डक्ट है जो इंगुइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम से एब्डोमेन में ऊपर की तरफ आता है। जब सोचिए तो एक डक्ट अगर इंगुइनल कैनाल्स होते हुए स्क्रोटम से एब्डोमेन में आता है तो काफी सुपरफिशियल रहा होगा। तो इसी डक्ट को इमेजिन कीजिए, ये जो डक्ट है यहाँ पर, चलिए मैं बना लेता हूँ, मान लेते हैं यही डक्ट है, इसका नाम वास्ट डिफरेंस है, जो स्क्रोटम से होते हुए इंगुइनल कैनाल से होते हुए एब्डोमेन तक आया। जो डॉक्टर्स करते क्या है, जनरली इसको ऊपर से एक जगह से यहाँ से बांध देते हैं, नीचे से यहाँ से भी से बांध दिया जाता है, बीच के हिस्से को कट कर दिया जाता है। तो इस ऐसे प्रोसेस करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि स्पर्म के आगे आने के रास्ते को हमने कट कर दिया। दैट मीन्स इट्स ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कह सकते हैं, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इसे कहा जाता है। तो वैसेक्टोमी अगले चैप्टर में आएगा, अभी का पोर्शन है भी नहीं। सवाल है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा वॉलंटरी होता है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में जो भी टिश्यूज आपको नजर आते हैं कुछ हद तक वॉलंटरी इन्फ्लुएंस रखते हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा सिर्फ हाईली वैस्कुलर ही नहीं है, बल्कि सिंपैथेटिक का पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। और आप जानते भी होंगे इन दोनों सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिलाकर हम लोग कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं, वो खुद काम करते हैं, हमारी सोच से वो काम नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सोच से इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस tissues are controlled, these are totally involuntary, that means autonomic nervous system.
चलिए, थैंक यू। आज के क्लास हम लोग रैप अप करते हैं यहाँ पर। कल आगे इसी जगह से हम लोग आगे इसको एक्सपैंड करेंगे, और जहाँ पर 3 तरीके के ग्लैंड्स हम लोग पढ़े हैं, उसके जो फंक्शंस पहले भी आपको बता दिए, उसके फंक्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग काफ़ी स्लो ही फिलहाल चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के बुक पर आप नजर रखेंगे, अभी शायद हम लोग यहाँ पर तीसरे पेज में भी अभी तक अच्छे से नहीं पहुँचे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्लो है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और कोई भी डाउट हो आपके पास, आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में आराम से डालें। हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि उसे हम लोग सॉर्ट आउट अच्छे से कर सकें। थैंक यू।